अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये सबसे पहले हमारा स्टार्ट हुआ था इस्लामाबाद से। ठीक है, जो हमारा हेड ऑफिस है ये इस्लामाबाद में है। और हमारे जो इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं राय बिशारत अली, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था। अब हमारा इसके बाद जो न्यू कैंपस था वो कराची में अब हमने किया था। आफ्टर दैट हम ये लाहौर में आए हैं। लाहौर में पहले जो हमारा न्यू था कैंपस था ना, वो गार्डन टाउन में था। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे न्यू कैंपस शिफ्ट किया मॉडल टाउन में, क्योंकि हम और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो यहाँ पे स्टार्ट करवाने वाले हैं। ठीक है, अभी आप हमारे पास इकट्ठे हुए हैं फॉर सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के कोर्स के लिए। इसमें आपको प्रॉपर हम बताएंगे कि आपने इस कोर्स में क्या क्या करना है। ठीक है, लाइक सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर में हम आपको क्या क्या चीजें कवर करवाएंगे, इसके अंदर कौन से मॉड्यूल्स हैं जिनको आपने देखना है, और आफ्टर दैट कोर्स आप टैक्सेशन को किस तरह टैकल कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे एफबीआर के आईआरएस पोर्टल के बारे में। वो सर आपको प्रॉपर्ली डिटेल्स में बताएंगे कि किस तरह आपने एफबीआर के आईआरएस पोर्टल में एडिटिंग करनी है, आपने किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है, वो प्रॉपर मेथड आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर इनकम टैक्स का भी बताया जाएगा। आपने मॉड्यूल्स वगैरह देखे होंगे, कोर्स आउटलाइन आपके साथ सबके साथ शेयर की होगी, उसमें आपको प्रॉपर इनकम टैक्स का भी गाइड करेंगे कि इनकम टैक्स की जो है रजिस्ट्रेशन उसका क्या मेथड होता है। ठीक है, और इनकम के हेड्स ऑफ इनकम टैक्स कौन कौन से होते हैं, मींस आपको इनकम कहाँ कहाँ से आती है, एंड देन आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग किस तरह करनी है। ये अभी जस्ट मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, ट्रेनर आएंगे आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने किस तरह हर चीज को लेकर चलना है। इसके अंदर आपको सेल्स टैक्स के बारे में भी बताएंगे हम। सेल्स टैक्स में लाइक उसकी रजिस्ट्रेशन का मेथड, उसकी रिटर्न फाइलिंग का मेथड, कंप्लाइंसीज हैं तो आपने उनको किस तरह देखना है, वो आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ भी इसमें आपको बताया जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ इज लाइक बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं चाहे आपकी सिंगल मेंबर कंपनी है, पार्टनरशिप पे कंपनी है, ठीक है, या फर्म है, आपने उसको किस तरह रजिस्टर करवाना है। एससीसीपी रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर मेथड आपको बताया जाएगा। ट्रेडमार्क लोगो रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर आपको मेथड गाइड किया जाएगा कि अगर आपने अपनी कंपनी को उसका ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर करवाना है तो वो किस मेथड से करवाना है। ठीक है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्ट्रेशन का भी आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अब मैं ट्रेनर को बुलाती हूँ। ट्रेनर आपको नेक्स्ट अपनी अबाउट भी बताएंगे कि ट्रेनर क्या है, कौन है, उनकी क्या प्रोफाइल है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो अपने बारे में भी आपको बताएंगे। और आफ्टर दैट ये भी बताएंगे कि हम इस कोर्स में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज। मेरा नाम हसन मकसूद अहमद ओजला है। नेटिवली मैं गुजरावाला से हूँ। लाहौर के अंदर 10 से 15 साल हो गए हैं। इधर आके सबसे पहले सीए में एडमिशन लिया, सीए किया। उसके बाद साइड बाय साइड मैंने पीयूएलसी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ के अंदर दाखिला लिया। उधर से लॉ किया, रिसेंटली उधर से एलएलएम किया। ड्यूरिंग लॉ मैंने डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ और डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट एंड प्रैक्टिस लॉ किया। इस कोर्स को देखा, चीजें देखी, तो मैंने महसूस किया जो उधर एक डिप्लोमा आपको करवाया जाता है, इसके आउटलाइंस और चीजें और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको उससे भी ज्यादा बेहतर मिलेंगे। क्योंकि इधर हम जो चीजों को देख रहे हैं उसके अंदर हमारा मेजर जो एम्फिसाइज होगा वो ये होगा कि किस तरह हम एक चीज के अंदर प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर चीजों को देखेंगे और उसके मुताबिक करेंगे। क्योंकि इस वक्त डिप्लोमे की नीड जो सबसे ज्यादा महसूस होती है, अदारे को महसूस हुई है कि हम आखिर किस वजह से ये कोर्स को स्टार्ट करें। तो हमने देखा है कि यंगस्टर आए हैं, फील्ड के अंदर, फर्म्स के अंदर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हमसे काम ले, वो कहते हैं यार फोटोकॉपी करो। एक्सपीरियंस बैठे हुए हैं, अब उनसे कहते हैं विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करो। वो कहते हैं यार टैक्स का तो नहीं हमें कुछ पता, हम अकाउंटिंग तो कर लेंगे मगर टैक्स को कैसे करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे करें, सीपीआर कैसे काटे, उसको कैसे बनाएं, उसकी पेमेंट किस तरह करवाएं, क्या सारे बैंकों में हो जाएगा कि सिर्फ नेशनल बैंक में होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जिसको देख के अदारे ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से ये वाले हर्डल्स जो है वो आपके लिए ओवरकम हो और आपको वो वाली चीजें देखने को मिले जो आपने पहले नहीं देखी। बाज बंदे इस तरह के भी होंगे हम में से जो जॉब कर करके थक गए होंगे, वो कहेंगे हमने कोई इनिशिएटिव लेते हैं, नया इनिशिएटिव लेते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। वाकफियत तो हो गई है, जब हमने जॉब की है, हमने बिजनेस की है, चीजें की हैं, तो क्यों ना हम इस तरफ से भी देखें।
उन्होंने टैक्स की प्रैक्टिस के लिए स्टार्टअप लिया होगा। वो अब स्टार्टअप लेके सबसे पहले बंदे को बताना होता है कि हमने किस तरह आपके बिजनेस को लेके चलना है। अगर हम देखें कि बिजनेस को हमने लेके चलना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मिस भी आपको बता रही थी कि बिजनेस एंटिटी बनाएंगे। अगर हम किसी का बिजनेस, टैक्सेशन में हमने करना क्या है, हमने टैक्सेशन करनी है एक बिजनेस की। सबसे पहले एक है, अगर आपकी डोमेस्टिक कंसर्न में आप कुछ कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीजें अलग है। जब टैक्सेशन की बात आनी है तो क्वेश्चन आना है बिजनेस का, कि हमने बिजनेस को किस तरह टैक्स करना है। उसकी टैक्सेशन डायरेक्ट करनी है, इनडायरेक्ट करनी है। जो डायरेक्ट टैक्सेशन होती है, सबसे पहले अगर हम टैक्सेशन को ब्रॉड में करें तो टैक्सेशन के दो इम्पैक्ट्स होते हैं। पहले क्या होता है, डायरेक्ट टैक्सेशन। दूसरी क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो डायरेक्ट टैक्सेशन आपकी होती है उसके अंदर जो उसकी कॉस्ट है वो उसको बियर करनी पड़ती है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, जिसकी इनकम होती है। मगर इसके बरक्स अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें तो उसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स देना होता है, और वो टैक्स आपने रिकवर करना होता है जिस बंदे को आप बेच रहे हैं। अब इसी चीज को अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से करें, क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं, हमने चीजों को मैनेज करना है, हमने कारोबार नहीं करना। सबसे पहले आपने ये चीज को जरूर रखना है कि जो जब भी हम बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्ट करें तो एक चीज को जरूर रखें कि हमारी पोजीशन क्या है और बिजनेसमैन की पोजीशन क्या है। बिजनेसमैन ने जब सोचना है, ही विल थिंक अबाउट द प्रॉफिट, कि पैसे कितने आए, पैसे किस तरह बचने हैं, पैसे किस तरह बचाए जाने हैं। हम बीइंग अ कंसल्टेंट, सबसे पहले हमारे को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने उतना को रिस्क ले सकते हैं, उतने को हम कंसल्टेंसी को आगे लेके जा सकते हैं, उसके अंदर से रास्ते निकाल सकते हैं जो फेयर और इक्विटेबल। ये ना हो कि हम किसी का इतना रिस्क पे ले जाएं कि उसके बाद उसका बिजनेस का ये हो जाए कि या बच गया उसमें से या बिल्कुल ही गया। हमने बिजनेस को सस्टेनेबल कर, डायरेक्ट तो आपने पैसे बचेंगे तो फिर ही टैक्स होगा, इसलिए उसकी एक एम्बिट अलग होता है। मगर सेल टैक्स में ये होगा क्योंकि आपने जितना चार्ज करना है उतना आपने अल्टीमेट कंज्यूमर से लेना है जिसने उस बंदे की, उस बिजनेस की प्रोडक्ट खरीदनी है। दोबारा वापस आते हैं पर्सन पे, कि टैक्स होना है पर्सन पे, और पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बिल्कुल लिखी हुई है। उसके अंदर अब तीन तरह के पर्सन है। पहला पर्सन किसको कहते हैं, इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम देखना शुरू करें, हमें एफबीआर ने एक सिस्टम दिया है। उसने क्या है कि हमसे इंटरेक्ट करनी है। उन्होंने एक सर्कुलर निकाला रिसेंटली, रिसेंटली तो नहीं, थोड़ा पुराना हो गया। उसमें कह रहे हैं कोई ऐसा नोटिस, कोई ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस जिस पे बार कोड नहीं लगा, वो लाइबल टू क्वैश है, वाइड है। जो एडवोकेट में मेरी इस बात का ज्यादा अच्छा समझ आ रही होगी कि यानी उसकी कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं। आपने एफबीआर से कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो उसके लिए एक ही पोर्टल होगा, उसको हम कहेंगे आईआरएस। इस आईआरएस के थ्रू ही हमने अपने जितने भी पैगामात है एफबीआर तक पहुंचाने, और एफबीआर ने उसी पैगामात को उसी के थ्रू आपको रिस्पॉन्ड करना। सॉरी फॉर द इंटरवेंशन हसन साहब, ये पोर्टल वाली स्क्रीन भी आप काइंडली शेयर कर लीजिएगा अगर आप नेविगेशन करवा रहे हैं तो, क्योंकि मेरे जी पास सिर्फ स्लाइड्स आ रही हैं। सॉरी सर, इंटायर स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज सर। जी ये बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। मैं बता रहा था कि एफबीआर के पास उन्होंने एक पोर्टल इंटरेक्ट करने का दिया। हमारा अदारा बाकी भी कोर्सेज करवाता है, उसके अंदर अगर मैं आपको इसका कंपेयर यूएस के साथ करवाऊं तो उधर उन्होंने थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। उन्हें टर्बोटैक्स या इस तरह के दो तीन और सॉफ्टवेयर हैं। उन्होंने कहा है कि आप डायरेक्ट आईआरएस, उनका भी इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज है, उनके थ्रू ना डील करें, बल्कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, फाइलिंग करें, और उनको थर्ड पार्टी को दिया है कि आप उनके नीचे एनरोल एजेंट मुकर्रर करें, वो हमें फाइलिंग करेंगे। और इस तरह उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया। हमारे इधर क्या है कि एफबीआर कहता है चाहे टैक्स पेयर डायरेक्ट आ जाए, चाहे थ्रू ऑथोराइज काउंसिल आ जाए, आप जिस तरह मर्जी आ जाए, ये हमारा पोर्टल है, इस पे आ जाए। इसके अंदर ही उन्होंने अब हर चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें तो नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन आ गई। अब ये रजिस्ट्रेशन अगर पर्सन की डेफिनेशन पे मैं दोबारा हूं तो आपके पास कितने पर्सन है, आपके पास 3 पर्सन। पहला पर्सन होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स कब ओरिजिनेट होता है,
इसका सादा सा जवाब ये है कि जब वो पैदा होता है। अब वो बिजनेस कब कर सकता है? एडवोकेट्स जानते होंगे 18 से पहले वो कोई कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंदर नहीं आ सकता, मगर फिर भी उसको अगर विरासत के अंदर कोई बिजनेस इनहेरिट हुआ है, दैट विल बी टैक्स इन द नेम ऑफ हर और हिज पेरेंट्स, और वो उसमें क्लब होगा जिसकी हायर इनकम होगी। यानी इन शॉर्ट, पर्सन के डेफिनेशन में जाए तो पहले एक इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन आपको, क्योंकि बंदा तो क्रिएट हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ और उसको आईडी कार्ड अलॉट हो गया, आईडी कार्ड अलॉट हो गया तो इसका मतलब है बिजनेस में उसकी सिर्फ एनरोलमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन होगी, इसके अलावा नहीं होगा। बंदा तो एग्जिस्टेंस में है। अब इससे आगे चलते हैं कि हम कहते हैं हमने पार्टनरशिप करना है, चले ठीक है। बंदा अवेलेबल था, बंदा बना हुआ था? नहीं, बंदा तो हमें बनाना पड़ेगा। बंदा बनाना पड़ेगा तो कंसल्टेंसी में एक पूरी पॉइंट आ जाएगा, पिलर आ जाएगा, जो हमारे अदारे ने इस कोर्स का पार्ट भी बनाया है, जिसके अंदर हम बताएंगे कि वो अदारा आपको कौन सा अदारा पार्टनरशिप को रिकॉग्नाइज करवाएगा और उसको एंटीएन अलॉट करेगा। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपको थ्रू लीगल काउंसिल के थ्रू भी जा सकते हैं और उधर भी जाया जा सकता है। ये पंजाब पोर्टल है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सूबे में हैं। अगर आप सिंध के हैं तो उधर के मुताबिक होगा, अगर आप बलोचिस्तान केपी के में हैं तो उधर होगा। उनके स्टैंप ड्यूटी अलग होती है, वो सारी चीजें अलग होती हैं, उसके हिसाब से होगा। मगर बेसिक इंग्रेडिएंट वही होगा जो आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि एनी मोर देन 2% जो एक दूसरे के बिहाफ पे बिजनेस कर सकते हैं वो पार्टनरशिप बना सकते हैं, और वो एक कंबाइंड बिजनेस एंटिटी बनेगी जहां टैक्सेशन होगी। ये अदारा लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ काम नहीं करता। इसका मतलब है इधर से जो इनकम आएगी वो इंडिविजुअल्स का कुछ ना कुछ पार्ट उसके अंदर भी जाएगा और टैक्स होगा। मगर अगर इंडिविजुअली टैक्स होना है तो मुझे पार्टनरशिप बनाने की क्या जरूरत है? मुझे फिर इनकम कंबाइन करने की क्या जरूरत है? फिर मुझे बैंक अकाउंट कंबाइन करने की क्या जरूरत थी? जो जो बंदा काम करता जा रहा है पार्टनरशिप में, मैं उसके ही अकाउंट खुलवा लूं और उसके थ्रू मैनेज कर लूं। इनकम टैक्स ने कहा है, कानून ने कहा है आप इस तरह करें कि इधर से जो इनकम इंडिविजुअल्स को आएगी दैट विल बी एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन। यानी इनकम आपकी इनकम में तो ऐड होगी, मगर उस पर सिर्फ रेट पर्पसेस के लिए होगा। ये ना हो आप सिर्फ इस अदारे को बनाया हो कि ताकि मैं इनकम कंपनी ये और इनकम फ्रॉम दी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का जो मेन बिजनेस आएगा कि ये इंडिविजुअल्स के साथ हमेशा मुंसलिक होकर रहेगा। जो आपकी पार्टनरशिप से इनकम आएगी उसको टैक्स होगा इंडिविजुअल्स में, मगर एग्जेम्प्ट साथ ही हो जाएगी, ट्रेड पर्पसेस के लिए ऐड होगी। उसमें एक बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है 12 लाख, उस पर स्लैब दूसरा आएगा। जब हम फर्दर पढ़ेंगे तो हमें स्लैब्स का पता होगा, टैक्सेशन की आएगी चीजें सारा कुछ। मगर पार्टनरशिप की वजह से वो दूसरा स्लैब नहीं लगेगा, बल्कि 12 लाख पे हाई स्लैब लगेंगे, क्योंकि ये इनकम भी उसे रिसीव हो रही है और उसके इनकम का पार्ट होगी, चाहे बाद में एग्जेम्प्ट हो जाए, मगर एक बार इनकम का पार्ट। अगर वो कोई और बिजनेस नहीं कर रहा तो फिर उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर मैं समअप करूं अपनी बात को, सबसे पहली बात क्या था? पर्सन इंडिविजुअल था, जिसमें मर्द औरत सारे बंदे शामिल हैं। उनकी डेट ऑफ ओरिजिनेशन कैसे होनी है? फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ बन जाती है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगी विद द एफबीआर। एफबीआर ने पूरा निजाम बनाया है जिसको हम इंशाल्लाह शुरू से जब करेंगे तो उस वक्त करेंगे। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है जो ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो उसके लिए फिर हम इस प्रोसीजर को ही देखेंगे कि हम उसको फॉरवर्ड अकाउंट रिकवरी के थ्रू हम चीजें रिकवर करेंगे और फिर आगे चलाएंगे। वो बंदा कहता है कि मैं पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना चाह रहा हूं, यानी मेरे पे लीगल लवाजमात कम से कम हो। पार्टनरशिप का एक और फायदा जो होता है ना, कुछ फायदा और नुकसान भी होगा ना। फायदा जो पार्टनरशिप का होता है कि वो एक बिजनेस एंटिटी तो होती है, मगर उस पर टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन मिनिमम होती है। जिस तरह इंडिविजुअल्स का होता है उसकी ट्रीटमेंट भी उसी तरह रखते हैं पार्टनरशिप की। मगर कंपनी हमेशा एक बिजनेस ओरिएंटेड होती है और उस पर पूरी टैक्सेशन के कानून लग जाती हैं, जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट से लेके विद होल्डिंग एजेंट है, मिनिमम टैक्स है, जितनी टैक्सेशन है वो सारी कंपनी पे फ्रॉम द डे फर्स्ट लगेगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए भी वही दो तरीके हैं, जिस तरह करें, चाहे इंडिविजुअल जो डायरेक्टर है वो खुद कर ले, चाहे वो उसके थ्रू लीगल एडवाइजर के थ्रू कर दे।
क्योंकि हम इस कोर्स के अंदर लीगल एडवाइजर को ही इलेबोरेट करवा रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, इसलिए यहाँ जो हमारी सब्जेक्ट होगी वो कौन सा होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहले ई सर्विसेज का पोर्टल था, अब उन्होंने चेंज करके इसको लीव के तहत कर दिया है, कुछ चीजें इंप्रूव की है, कंपनी बनाते हैं। अगर कंपनी को थोड़ा सा में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो कि क्या क्या किया जा सकता है, तो इस वक्त HCCPS का माशाल्लाह ये हिसाब है कि वो 2 दिन में आपको बिजनेस के लिए एंटिटी प्रोवाइड कर देती है। आगे बैंकिंग कंपनी आ जाती है, बैंक ने अब उसका अकाउंट कितनी देर खोलना है तो वो अलग बात है, तो बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको ये चीज आ गई। अगे या तो आप इंडिविजुअल बिजनेस करवाएंगे किसी बंदे को, क्योंकि हमने नहीं करना, हमने करवाना है। हमारी इसके अंदर जितनी पार्टिसिपेशन होगी वो ये होगी कि हमने अगले बंदे को इतना असिस्ट करना है कि उसको टैक्स की इंप्लीकेशन बर्डन ना लगे। अगर मैं सम अप करूं कि बीइंग अ कंसल्टेंट जो हमारा रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी को टैक्स को फॉलो करने में, जमा करवाने में चीजें जो हैं वो बर्डन ना लगे। रिटर्न फाइल की है, आहर में उसकी पेमेंट बन गई है, FBR ने कहा था आपने 4 हिस्सों में एडवांस टैक्स पे करना है। एक बंदे को अगर इकट्ठा ईयर एंड पे आप 4 लाख रुपया पे करवा रहे हैं, उसे तो थक जाएगा ना। अगर यही आपको पता होता कि मैं एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पे कर सकता था, तो फिर हमने उन 4 लाख की पेमेंट इकट्ठी करवाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 1 लाख क्वार्टर वाइज उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक छोटी सी गलती कर दी, बिजनेसमैन है, उसने तो बिजनेस देखा, विद होल्डिंग स्टेटमेंट नहीं फाइल, उसे पता नहीं चला मेरा टर्नओवर जो है 100 मिलियन से ऊपर चला गया। या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसने बना ली और कंसल्टेंट के बगैर बनाई ना, तो उसे नहीं था पता कि जब मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी तो वो तो डे फर्स्ट की तो होल्डिंग एजेंट है और मैंने विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल कर, उसने फाइल नहीं की। अब उस पर 5,000 मिनिमम और पर डे पेनल्टी अलहदा, जब वो लगती है तो 1 साल की उसे 15 लाख की पेनल्टी लगी हो, तो कौन बचाएगा? साफ बात है। जिस तरह आप ये चीजें सीख रहे हैं अदारे की मदद से और चीजें करेंगे, आप इन चीजों को, एक बेहतर चीजों को लेके चलेंगे और फिर ना सिर्फ अपने एक करियर के लिए एक पाथवे बनाएंगे, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इन चीजों को आसान करके एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की तरफ लेके जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा सा रिटर्न वाइज चले चले, जी आमिर भाई किसी का पासवर्ड यूजर होगा ताकि मैं इसको थोड़ा पोर्टल को ओपन करवा सकूं। पासवर्ड यूजर सर अभी कोई क्लाइंट है तो ओपन कर ले, मुझे अपने पासवर्ड अपना याद नहीं है बेसिकली। इस चीज को सीखते हुए एक चीज का मैं आपको जरूर कहूंगा, सीखते हुए कोई यूजर आईडी क्रिएट ना कीजिएगा, क्योंकि 114 सेक्शन आपको कहता है पर्सन इज लायबल टू फाइल द रिटर्न, जिसकी 6 लाख से ऊपर है इनकम है, जो NGO है, जो कंपनी है, जो प्रोफेशनल है। अब बीइंग एडवोकेट यू आर लायबल टू फाइल अ रिटर्न, आप नहीं फाइल कर रहे तो आपको 40,000 की पर ईयर की पेनल्टी है। आप नहीं पे कर रहे, वो आप इस चीज को देख रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि आखिर में जाके उन्होंने ये भी प्रोविजन लिखी है, जिसका NTN बन गया है वो लायबल टू फाइल रिटर्न। यानी जिस बंदे का अगर आपने बना दिया है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा तो उसको एक्सपोजर क्या है, 40,000 की रिटर्न की पर रिटर्न की पेनल्टी है। सब्जेक्ट वो बिजनेस है, अगर वो सैलरीड है तो सैलरीड के हिसाब से फिर उसको उठना पड़ेगा। सर इवन दो अगर उसकी 6 लाख सालाना से कम है जिसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट होती है, फिर भी सब्जेक्ट टू रिटर्न है। NTN इतनी खूबसूरत चीज है कि उसने एक बार आपने बना दिया है तो अब आप लायबल टू फाइल रिटर्न। देखें अगर एक की 6 लाख है नहीं थी तो उसे NTN बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? अगर उसने बना दी है फॉर लर्निंग पर्पज, इवन फॉर द लर्निंग पर्पजेज, तो उससे फिर भी ये चीज जो है उस पर आ जाना है और उसको रिटर्न फाइल करना है। ये असल तौर पे सेक्शन उन्होंने इसलिए थोड़ा सा ज्यादा किया है। सर इसीलिए उन्होंने ये NTN वाली बात की है जो आप बात की है, मगर अब उन्होंने इस पे भी एक कानून बना दिया है। पहले 2 फाइलर थे, यानी या फाइलर है या नॉन फाइलर है, हसन भाई ये लॉग इन करें बात की प्लीज। है। उसके लिए अब उन्होंने 3 कर दिए हैं। उन्होंने कहा है फाइलर, लेट फाइलर और फाइलर। जो रेगुलर फाइलर है ही विल बी फाइलर,
और जो लेट फाइलर है उसको आपने एक कैटेगरी के अंदर डबल टैक्स के अंदर रखा हुआ है ताकि वो स्किप ना हो। यानी किसी सूरत में हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी करनी है, हमने सजा और जजा का नहीं चीज करना और लूप होल्स बंद करने हैं। जब पहली बार ये चीज आई थी उस वक्त आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो यही लगता था कि रिटर्न को फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंप्लीफाइड रिटर्न होगी, वो थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा। ये चेक करते हैं, अगर ये लगते हैं 3011 38 ये असल तौर पे 60 डेज आई हुई थी पॉलिसी कि जिसके अंदर आपने एक पासवर्ड जो है वो 60 डेज के अंदर अंदर चेंज करना है ताकि वो चीजें जो है ना हो सके, क्योंकि मैंने कंसल्टेंट के जूम में आपको पासवर्ड। क्रेडेंशियल भेजे हैं, जूम में पर्सनल इनबॉक्स चेक करें, जूम का इनबॉक्स, वहां पे क्रेडेंशियल भेजें। मैं सब देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है। इस तरह आपके पास यूजर और पासवर्ड होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी। तीसरी एक और भी चीज होगी, उसको हम कहते हैं पिन। बीइंग अ कंसल्टेंट आपने दो चीजें अपने स्टाफ को दे सकते हैं, वो कौन सी होगी? यूजर और पासवर्ड। अब इसमें भी अगर आप थोड़ी सी और तहकीक करें तो क्या होता है, आपके पास जो यूजर होगा उसके अंदर आपके पास अथॉरिटी होगी कि आप अपने क्लाइंट की फाइलिंग कर सकेंगे विदाउट ओपनिंग देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। और उससे एक तो पता चल जाएगा कि इसकी टैक्सेशन कौन कर रहा है। मेरे ख्याल से सर ये ठीक नहीं है या पासवर्ड ठीक नहीं था गया। जी हसन भाई, आवाज आ रही है आपको? पेस्ट किया, बिल्कुल ओपन हो गया। देखिए चीजें बड़ी उन्होंने एक्सप्लेन की और बड़ी आसान कर दी है। उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कहा है कि आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं, वो यहां से करो, इधर क्लिक करेंगे, अपना प्रोफाइल, एड्रेस, बिजनेस नेम, चीजें उसको अपडेट करने के बाद ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सर की एफबीआर के पास पड़ी हुई है, रिकंसाइल कर लें। डिपार्टमेंट को अपने आप को ब्लैकमेल ना होने दें, अपने क्लाइंट को ब्लैकमेल ना होने दें। जो इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास है वो तो ले लें, उसको जरूर याद कर ले, कोई चीज स्किप हो गई है उसको तो ले आए। एफबीआर में विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स है, अगर 100 मिलियन से ऊपर आपका टर्नओवर पिछले साल का चला गया है तो फिर आपने जितने भी पेमेंट्स करनी है उस पर टैक्स काटना है विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल। आपका ऐसा बिजनेस है जिसपे सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन है, तो इसका मतलब है आपकी एक रजिस्ट्रेशन पूरी की पूरी सेल टैक्स में भी होगी। उधर आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू आर, आदि सर फ्रंट पे है, आइदर यू आर अ मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर। अगर तो आप मैन्युफैक्चरर होंगे उसकी इम्प्लीकेशन और आएंगी, अगर आप नॉन मैन्युफैक्चरिंग होंगे तो उसकी और होंगी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एफबीआर ने मैनेज की है वो क्या की है? एचएस कोड। जो बंदे इस वक्त बिजनेस को देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का एक एचएस कोड लगा हुआ है। उसको पीसीटी कोड भी कहते हैं, कस्टम कोड के अंदर भी वो कंसीडर की जाती है। इवन सर्विस का भी एक कोड है। जो चीज ट्रेडर ने परचेज की है उसने वही बेचनी है, उसके अलावा नहीं बेच सकता। मगर मैन्युफैक्चरर बिल्कुल बेच सकता है, क्योंकि उसने तो रिफॉर्म कर दिया, उसने तो गंदम लेके आटा बेचना है, उसने तो लकड़ी लेके मेज बेचना है, उसके तो एचएस कोड डिफरेंट है। इस तरह उन्होंने सेल टैक्स रिटर्न को बताया है कि जो लायबल टू सेल टैक्स है उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक स्केड्यूल बनाया है कि 6 स्केड्यूल को देख लें, अगर उसमें आपकी प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है तो ठीक है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो फिर इधर जाए। आईसीटी का किसी ने कोर्स किया है तो जाके उन्हें कहें कि हमारी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करें और हमारी रिटर्न भरें, तो फिर आपने उनकी भी कर देनी। अब क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह आप में से बंदे इस तरह के भी होंगे
जो इधर से सीख के सिर्फ खुद काम नहीं करेंगे, बल्कि उस चीज का जो रिजल्ट है, जो अपना काम है, उसको आगे अपने नीचे एम्प्लॉयमेंट रखेंगे। अब जब एम्प्लॉयमेंट रखेंगे, बंदे रखेंगे, वो काम करेंगे, उनके लिए चीजें कुछ और होंगी। आपने क्योंकि चेक करनी है, आपकी चीजें और होंगी। आपने जो रिटर्न फाइल करनी है इधर होगी, मगर कंसल्टेंट का काम बिजनेस मैनेज करना नहीं है। बिजनेस मैनेज उसने सेल टैक्स इनवाइस मैनेजमेंट में जाके उस इनवाइसेस को वन बाय वन पुट करना है और अपने सप्लायर को बताना है कि मैंने आपको सेलें डाल दी है। परचेजर इसी तरह, जो उसका परचेजर हो, जिसे उसने सप्लाईज ली हुई है, उसने उसको फोन करके कहना है यार रिटर्न फाइल करो, क्योंकि आप इनएक्टिव आ रहे हो और मैं आपका इनवाइस क्लेम नहीं कर पा रहा। सर ये सर सॉरी बिजनेसमैन ने सारी चीजें रेडी करके रखनी है। और फिर सर जी, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सॉरी फॉर द इंटरवेंशन सर। अगर आप नेविगेशन करवा रहे हैं, मुझे यहाँ पे ना स्विच नहीं होती, स्क्रीन नजर आ रही, तो मैंने कहा नहीं नहीं स्क्रीन अगर आप सर, दबा। बिल्कुल नेविगेशन से मुराद अभी तो हम ये चीजों को देख रहे हैं ना, जो फेस पे आ रही है। हाँ वो ठीक है। हाँ, फिर ये नेविगेशन बस की सर तरफ चलते कर्सर हैं। कर्सर सर मूव करते जाइएगा सर, थैंक यू। कोई कोई issue। आखिरी जो चीज है वो क्या है? वो है ई पेमेंट्स। हर टैक्स भी तो पे करना है, चाहे सेल टैक्स का करना है, चाहे इनकम टैक्स का करना है, चाहे विद होल्डिंग करना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए आपके पास ई पेमेंट्स की बात आई है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न के हवाले से बताऊं कि हमने ये ऊपर टैब्स है, आपके पास फर्स्ट एपिलेट फोरम तक जितनी टैक्सेशन होगी वो सारी की सारी आपको इस पोर्टल में मिलेगी। अब आप कहेंगे फर्स्ट एपिलेट फोरम तक क्या चीज आ जाती है, ये बता। देखिए, अदारे की रजिस्ट्रेशन करवाई इस पोर्टल पे होगी, इंडिविजुअल की करवाएंगे तो डायरेक्ट इस पे होगी। अगर आप एससीसीपी या पार्टनरशिप वाले के पास जाएंगे तो वो आपको इसी का पासवर्ड भेज देगा और यूजर भेज देगा कि मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है, आपका यूजर आईडी पासवर्ड ये। उधर फिर इधर से आगे चले जाए। इधर से आगे जाके जो कंसल्टेंट का सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि बिजनेसमैन को कहें अपनी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो। जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है वो मुझे दो, जो आपने अकाउंटिंग की है मुझे दो। उसको मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें बैलेंस शीट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें बाकी चीजें हो। अगर वो सैलरीड इंडिविजुअल्स है तो अपनी सैलरी शीट है, अपनी बैंक अकाउंट, अपनी वो चीजें दो, उनको मैं रीशेप करूं ताकि मैं उससे आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइलिंग प्लस वो वेल्थ स्टेटमेंट जिसके अंदर मेरी नेट वेल्थ इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है वो चीजें बना के तो फिर आगे लेके चलो। वो चीजें लेके मैंने सबसे पहले कंसल्टेंट ने क्या करना है, फाइलिंग करनी है। सबसे पहली फाइलिंग हमारी क्या होगी, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स की, जो हम ईयर के दौरान करेंगे। कि हमने क्या करना है, ईयर के क्वार्टर खत्म होगा उसके 20 दिनों के अंदर। दूसरी इसके अंदर फाइलिंग क्या होगी, आपने एस्टीमेट ऑफ एडवांस टैक्स करेंगे, उसको फर्दर देखेंगे किस पे अप्लाई होता है किस पे नहीं करता। क्वार्टर से 5 दिन पहले कंपनी की ड्यू डेट आएगी, यानी 25 को ड्यू डेट आती है, जो आपने हर क्वार्टर के अंदर करनी होती है। ये दोनों काम आपने साल के दौरान करना है। उसके बाद तीसरी कंसल्टेंट ने करना है, वो है सेल टैक्स रिटर्न के मुताबिक। सेल टैक्स रिटर्न हर महीने की 18 तारीख को फाइल होगी। 10 तारीख को उसके 3 स्टेप्स आप उन्होंने किए हैं कि आप क्या करें। 10 तारीख तक अपनी इनवाइसें करें इनवाइस मैनेजमेंट के थ्रू। 15 तारीख तक आपने क्या करना है, पेमेंट करवानी है, और 18 तारीख को आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी। ये आपने सेल टैक्स की फाइलिंग करनी। जैसे ही साल गुजरना है उसके बाद आपने सितंबर के महीने के अंदर जाके अपनी इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी है। ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू द स्क्रूटनी टू द डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मानेगा तो फिर इफेक्ट हो जाएगी और 6 सालों बाद टाइम बार्ड हो जाएगी। मगर जब तक 6 साल नहीं गुजरेंगे वो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी हो गए। मगर पहली बार जो आपने फाइल किया होगा वो यही समझा जाएगा कि वो असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम द रेलेवेंट कमिश्नर है, यानी वो एक ऑर्डर ओरिजिनेट हो जाएगा। उसको उसने अमेंड करना है तो 70 बार करे और आपको नोटिस भिजवाएगा कि ये इस चीज को मैं अमेंड करने लगा हूं, मुझे ये बताओ मैं क्यों ना करूं। आप उसको बताएंगे कि यार इसमें मैंने मेरी तरफ से चीजें ठीक थी, आपको समझने में गलतफहमी हुई है, और फिर वो आपके साथ एक नोटिस भेजेगा, आप उसका रिप्लाई करेंगे।
या तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्लोज कर देगा अपनी प्रोसीडिंग, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, भाई को आ जाए, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो ऑर्डर पास करेगा। जो ऑर्डर पास करेगा वो सब्जेक्ट टू दी अपील होगा कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील को कहां से जाएगी, वो भी इधर ही उन्होंने जगह बनाई है। हमने कमिश्नर अपील को अपील ऑनलाइन करनी है, उसके उधर से आगे भी सारी चीजें ऑनलाइन आएगी। वो ऑनलाइन नोटिस इशू करेगा, आप ऑनलाइन स्टेटस वो स्टे के लिए एप्लीकेशन डालेंगे और फिर जाके वो डेट लगाएगा, उस डेट को आप अपीयर होंगे, उसमें वो फैसला सुनाएगा कि उसने आपको स्टे दे दी है और फिर इस चीज को कंक्लूड कर देगा। अगर वो फैसला आपके हक में आ जाता है तो चीजें कंक्लूड है, डिपार्टमेंट के पास राइट आता है कि उसने अपील में जाना कि नहीं जाना। अगर डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो उसको हम कहेंगे अपील टू ट्राइब्यूनल। जो एपीलेट ट्राइब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू के पास अपील जाएगी, उस पर दोबारा जाके दो जजेस फैसला करेंगे कि ये चीज जो है इस पे जो कुछ एडजुडिकेशन हुई है अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर वो अप्रोप्रिएट हुई तो फिर आपके हक में फैसला आ जाएगा। एक वो मैनुअल रह गया है, बाकी कमिश्नर अपील तक हम बिल्कुल ऑनलाइन में आगे हुए हैं, हर चीज ऑनलाइन है। यानी अब उसके अंदर वो जो एक पुरानी लेगेसी हमारे पास चलती आ रही थी कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना और वो चीजें लेके चलना, वो वाली चीजें खत्म हो गई है। अब मुझे लगता है सर ने फाइल कर दी होगी, हम इनकी रिवाइज रिटर्न खोलते हैं क्योंकि अगला साल तो अभी आया नहीं। सर की रिटर्न खुल गई है, इसके अंदर डिफरेंट टैग्स आ गए। ये जो रिटर्न है ये सिर्फ रिटर्न है सर, लास्ट स्टेटमेंट फाइल करनी है, फिर उसके बाद हमने सेकंड या फिर तीसरा बताया था टैक्स रिटर्न कर, उसके बीच में डिविडेंड है वो क्या करना? सर एडवांस टैक्स की भी एक कंप्लायंस आएगी सब्जेक्ट टू कंडीशंस कि आपकी अगर 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल इनकम है और पिछले साल आपने टैक्स पे किया तो उस वक्त आपने एडवांस टैक्स की भी कंप्लायंस ड्यूरिंग द ईयर पूरी करके अपने क्लाइंट्स को देनी करनी है। इनवाइसेस अपलोड करनी है, 15 तक आपने टैक्स की पेमेंट करानी है बिल्कुल, और 18 को आपने रिटर्न फाइल करना। ये जो ओपन की है ये मेरे पास सिर्फ रिटर्न की कॉपी है, मगर आप जब ओरिजिनल रिटर्न फाइल ओपन करेंगे उस वक्त ये कॉपी इतनी नहीं होगी, बल्कि इसके नीचे 3 टैब इजाफी होंगे जिसमें पर्सनल एक्सपेंसेस, नेट वेल्थ और आपकी वेल्थ रिकंसिलेशन होगी। आगे जब आएंगे तो वो कोई खाली होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। अभी सर के मेरे ख्याल से प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैंने रिवाइज को खोला है जिसके अंदर वो तीनों चीजें अभी नहीं है। ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है कि एफबीआर में या टैक्स के अंदर 3 चीजें होती है। ये मुकम्मल एक आपके पास आएगी जो मेन इंटरफेस है। सबसे पहले देखें इनकम जनरेट हो रही है, यानी अगर टैक्सेशन का, इनकम टैक्स की टैक्सेशन का बात करें तो क्या होगी, सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हो, उसके बाद देखिए चार्जेबिलिटी हो रही है, और सबसे नीचे क्या हो रहा है, एडवांस टैक्स पे हो रहा है। कोई रिटर्न भी होगी उसके 3 पार्ट्स होंगे। पहले क्या होंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से मुराद क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है कि जो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पढ़ा है उस सारे को उसके रिस्पेक्टिव हेड के अंदर इनकम को कंप्यूट करने को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम कहते हैं। इसका मतलब है हेड्स ऑफ इनकम भी होंगे, बिल्कुल होंगे। आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स के अंदर आपने इनकम कंप्यूट करनी है और उसके बाद आपने 2 हिस्सों में तकसीम करना है जो उन्होंने सामने की तरफ की है। इसमें से एग्जेम्प्ट कितने हैं और इसमें से नॉर्मल इनकम में कौन से फॉल कर, जो जो एग्जैक्ट इनकम में फॉलो कर रहे हैं उनको हम ध्यान में लिख लेंगे। इस पानी कहां से, जो एग्जेम्प्ट इनकम में होंगे
वो दरमियान वाले कॉलम में फॉल कर गई, और जो टैक्सेबिलिटी होगी वो सबसे एंड पे आ जाएगी। फाइनल टैक्स या एग्जेम्प्ट होंगे, इसके अंदर दो चीजें होंगी। एग्जेम्प्ट हो गया तो इसका मतलब है उस पर कोई फर्दर टैक्सेशन नहीं है, मगर फाइनल टैक्स है तो इसका मतलब ये है कि उस पर कोई टैक्स कटा हुआ है जिस पे फर्दर टैक्स नहीं हम नहीं लेते। इसका मतलब है वो नीचे की तरफ आएंगे, आपने ये देखा होगा फिक्स एंड फाइनल। इसका मतलब है वो किसी ऐसे हेड में फॉल कर रहा है जिस पे उसको फर्दर टैक्स नहीं लेंगे। अब सर की इनकम देखें तो उधर फॉल किसमें कर रहा है, प्रॉफिट ऑन डेट। सर ने बैंक में पैसे रखे थे और उधर से उनको प्रॉफिट आया था 84 रुपए का, और 84 रुपए पे आपको 12 रुपए टैक्स उनका कट गया। अब 84 रुपए पे 12 रुपए उन्होंने ले लिए हैं, अब इस पे फर्दर टैक्सेशन नहीं होगी। उन्होंने कहा ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ इनकम है। यही इनकम जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि सर का ये वाला इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होके और फाइनल में भी आ गया है, आगे 84 रुपए, और इसको उन्होंने दरमियान वाले कॉलम में कर दिया। इसका मतलब है इसके नॉर्मल इनकम को पार्ट नहीं बनाया ताकि इस पे फर्दर टैक्स ना अप्लाई हो सके। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 पार्ट हो, इनकम की कंप्यूटेशन होगी, चार्जेबिलिटी होगी, और विद होल्डिंग आपने अपनी बतानी है जो आपके रोजमर्रा कामों में अक्सर पे कट जाती है। गाड़ी ले रहे हैं तो कट गया, फीसें अगर आप पे कर रहे हैं उस पे कट गया, फंक्शन आप अरेंज कर रहे हैं उस पे कट गया, बैंक की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आप नॉन फाइनल है तो उस पे कट गया है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उस पे कट गया, अगर आप नॉन फाइनल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं हाई रेट कट गया, अगर आप नेट फाइनल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं फिर कट गया। जितनी चीजें चलती जाएंगी वो सारे टैक्स कटते जाएंगे। कुछ टैक्स आपकी इनकम पे कटेंगे, कुछ आपकी विदाउट इनकम पे कटेंगे। जो विदाउट इनकम पे कटेंगे दैट विल बी एडजस्टेबल सोनली, और जो इनकम पे कटेंगे उधर फिर क्वेश्चन ओरिजिनेट होगा कि क्या ये एडजस्टेबल था कि ये फाइनल एंड फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है। अगर वो कहेंगे फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज है तो उस सूरत के अंदर आपने उसको दरमियान वाले कॉलम में करके इनकम की कंप्यूटेशन करनी है। एविडेंस लगाना साथ में नहीं सर, आप एतबार करेंगे, हम सबसे पहले हम आप एतबार करेंगे, आपने जो कुछ करेंगे उम्मीद है कि ठीक किया होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिधर लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक तो फैक्टो ही एविडेंस है। मसलन यहाँ जो पेमेंट आपने की होगी तो वहां स्वाई सीपीआर की कोई और चीज अटैच नहीं होगी। सैलरी शीट की बात करें तो जो आपने डिक्लेयर किया होगा हम वो मानेंगे। सवाल है कि जो आपने डिक्लेयर कर दिया क्या क़यामत तक लिखा गया कि वही होगा? इसी चीज का नाम तो लिटिगेशन है। आपकी डेक्लेरेशन, उनके पास डाटा, मिसमैच सब्जेक्ट टू लिटिगेशन, मिसमैच ऑफ ओपिनियन सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। दो ही चीजें हो सकती है ना, अगर आप फैक्ट्स को वेरी कर दें या आप लॉ को वेरी कर दें। अगर सर के फैक्ट्स ही चेंज है, ये कहते हैं मेरा 100 रुपया कटा है, डिपार्टमेंट करते हैं मेरे पास 50 आ रहे, 50 रुपए का सर आपने जस्टिफाई करना क्योंकि आपने डिक्लेयर किया ना, असर्शंस तो आपने दी हैं। बाकी बताएं 50 रुपए काट उसने एम्प्लॉयर ने काट के क्या अपने पास तो नहीं रख लिया? सीपीआर दे, चीजों को दे। मगर अगर सर कह रहे हैं मेरा कटना 50 रुपए चाहिए, इसने मुझे 100 काट लिया, मेरा 50 रिफंड किया जाए। अब जो कटना था दैट विल बी क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तक सर के पास 3 फोरम थे। असेसमेंट, जहां वो ऑफिसर रेलेवेंट ऑफिसर से बात कर रहे थे, उसके बाद कमिश्नर अपील के पास सर गए कि यार मेरा ये देखो मेरे पास रसीदें हैं। सीपीआर उसने नहीं जनरेट किया क्योंकि गवर्नमेंट का अदारा था, मगर मुझे उसने ये दिया। उसके बाद ट्राइब्यूनल तक जा सकते हैं, मगर जब हाईकोर्ट लेके वही पेज आएंगे उसने कहना ट्राइब्यूनल से फैसला करवाओ। अब हाईकोर्ट नहीं आप आ सकते क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मगर कटना इतना चाहिए था, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। मगर उसके लिए साफ बात है कि ट्राइब्यूनल तक तो अगर आप हो जाते हैं, एडवोकेट हो जाते हैं, आईसीएम में हो जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं, या बीकॉम करके हम अगर आईटीपी का इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस ले लेते हैं तो ये चारों एलिजिबल है। मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एडवोकेट प्लीड कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकेगा। सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है मैनुअल सर हर चीज आपने बतानी है। इन्होंने सिर्फ एक
हार्मोनाइज सिस्टम दिया है कि मुझे पता है। प्रॉपर्टी कोई चीज पिछले साल के बाद कैरी फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करके दे देगा, आपको नहीं चेंज करनी है तो कर लो। तो बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट का जो रूल है टैक्सेशन को अप्लाई होना चाहिए। सर चीजें रूल बदलती रहती हैं। एक रूल 2022 के अंदर आया था कि डेप्रिसिएशन जो है वो 50% अलाउ होगी। एक बिजनेस एग्जाम था, बाद में टैक्सेबल हुआ। आपने एक बाहर से इंपोर्टेड चीज ले ली है, उस पर टैक्सेशन के डिफरेंट वो चीजें अलग है। कैरी फॉरवर्ड की भी चीजें इसी तरह होगी, वो भी कंसीडर होगी। एक ऐसा है जहां आपने डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब ही नहीं हो रही सिस्टम के अंदर, उसकी क्या टैक्सेशन होगी। मगर डेक्लेरेशन के अंदर 100% एफपीआर कहता है दैट इज डेक्लेरेशन बाय द टैक्स पेयर, और उसने किसके थ्रू डिक्लेयर करना है अपना सारा कुछ। ऑब्वियस बात है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू पेश करना है कि इसके अंदर क्या होगा। वो ओपनिंग से लेके आखिर तक चीजें होंगी। इवन जो सर बात कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि अगर ओपनिंग के अंदर फर्क आ रहा है तो उसे नोटिस डालो। अगर इसको फर्दर लेके चलूं कि एक नोटिस मैंने देखा है, उसके अंदर वो कहता है कि पिछले साल का ओपनिंग ये है, अब आपने ये कर दिया, तो ये तो गलत कर दिया ना, तो इसको एडिशन कर देनी चाहिए। इस तरफ का जो आप क्या था, वो कह रहा था यार पहले ये, अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन का दिखाऊं स्केड्यूल, कि पहले ये फर्नीचर में डाला था, अब इसको ऑफिस इक्विपमेंट में डाल दिया, टोटल अमाउंट तो सेम रही ना। मगर एफबीआर के पास तो पॉइंट आ गया कि कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं से, इसलिए डिक्लेयर आपने करना है। अगर मिसमैच होता है तो डेट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट, वो आपसे पूछेगा, और इसी चीज का नाम क्या है, लिटिगेशन। अगर डिपार्टमेंट ही करना शुरू कर देता तो फिर हमारी गुंजाइश खत्म होगी ना। फिर तो जो कुछ करना था डिपार्टमेंट नहीं करना था, फिर तो जो कुछ करना शेयर नहीं करना, हमने फिर क्या करना था। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इंशाल्लाह सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे। ये थोड़ा थोरेटिकल होगा। थोरेटिकल इसके अंदर एक एक चीज के अंदर रूल होंगे। सैलरी में अगर देखें तो आपको वो पेंशन बताएगा, रिम्बर्समेंट बताएगा, इसके पीछे हर एक के एक एक दो दो बातें हैं, वो हम बताएंगे। कुछ याद रहेंगी, कुछ भूलेंगे। जो भूलेंगे उस पर नोटिस आएगा, फिर याद रहेगी। अगर नहीं भूलेंगे तो शायद नोटिस नहीं आएगा, मगर जब नोटिस ही नहीं आया तो फिर सीखा भी नहीं जाना। इसलिए कुछ चीजें इसी तरह चलेगी। प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसके अंदर एक छोटा सा एडिशनल होगा, बाकी तो आपको पता ही है कि 1/5 ऑफ, हम आपको इस पे बताएंगे, एडजस्टेबल रेंट की बात बताएंगे, खर्चे इसके बताएंगे कि कौन से अलाउ होंगे, कौन से नहीं होंगे। इसके लिए सारे खर्चे नहीं है। बिजनेस एक बड़ा सब्जेक्ट है, बल्कि हर चीज इस बिजनेस है। बिजनेस के अंदर आपको खुले खर्चे बताएंगे कि जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि इसमें ये खर्चे जो है डिसअलाउ है, बाकी एनी एक्सपेंडिचर डन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विल बी डिडक्टेबल। आपको बताएंगे, उसकी कैटेगरी बनेगी, चीजें बनेगी, उसके मुताबिक चलेंगे। यहाँ बैलेंस शीट उसकी भरेंगे कि जिसके अंदर बताएंगे कि मेरी ईयर एंड पे पोजीशन क्या था, मेरा बिजनेस कैपिटल क्या था। अब अगर ये बिजनेस कैपिटल, उन्होंने ये भी प्लान छोड़ा हुआ है, ये उससे टैली नहीं करेगा जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में है, फिर भी सब्जेक्ट टू द नोटिस है। नोटिस डाल के आपसे पूछेंगे, इसे रिकंसाइल करें। फिर क्वेश्चन ये है कि आप कहते हैं मुझसे इनोसेंट मिस्टेक हो गई है, फिर चेक करेंगे कि इस पे रेवेन्यू का इम्पैक्ट है कि नहीं है। क्या आपके पास ये भी तो प्ली है ना कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं टैली हुआ, उससे कहीं यार गलती हो गई, मैंने फायदा क्या उठाया ये तो देखो। तो वो चेक करेंगे तो शायद आप लॉस में बिजनेस कर रहे हैं, उसने का फायदा तो कोई नहीं ना, इसे ठीक कर दो बस। इस तरह के भी आप आर्गूमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। जब कोई आर्गूमेंट नहीं होगा तो फिर इनोसेंट मिस्टेक वाला तो है ही है ना। मगर क्वेश्चन है कि उससे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट ना पड़े, कि जो टैक्स पेएबल था वो ना बने। उसके बाद कैपिटल गेन की बात आएगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैपिटल एसेट कौन कौन से, कि वो कितनी तरह के होते हैं। फिर उस पे हम फर्दर आपको बताएंगे कि इनकी अगर खरीदो फरोख्त की है तो उसके पे आपको जो गेन और लॉस आएगा उस पे टैक्सेशन क्या होगी। उस पे के बाद कोई ऐसा चीज रह गई हो जो ऊपर टैक्स 5-4 हेडों में नहीं हुए, वो कोई आ गया तो वो इधर आएगी। मसलन प्रॉपर्टी में ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी टैक्स। अगर एक सब लेटर है, मेरी तो प्रॉपर्टी भी नहीं, मैंने किसी से प्रॉपर्टी ली है, उसको फिर सब लेट कर, अब उसकी टैक्सेशन कहाँ आएगी। स्केप टैक्सेशन तो नहीं हो सकती ना। उसके लिए हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रखे हुए हैं।
कि जो कहीं से भी ना टैक्स हो वो इधर होगी। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा जिसपे माशाल्लाह आपके वजीर आजम साहब को भी इफेक्ट करते हैं चीजें, रेजिडेंशियल स्टेटस, पनामा लीव्स के आपका स्टेटस क्या है, आइदर यू आर ए रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंट। इससे मुराद ये नहीं है कि इधर घर हो पाकिस्तान में तो वो रेजिडेंट है, या इधर एक बंदे का डेरा है तो वो रेजिडेंट है, बल्कि इधर जो पाकिस्तान के उसके अंदर 4 आपके पास ऑप्शन आए थे, इंशाल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे कि एक जिसके अंदर सबसे जो प्रोमिनेंट है वो ये है कि 183 डेज से ज्यादा पाकिस्तान में रहे तो फिर वो रेजिडेंट बनेगा। जब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट बन जाएगा इट मींस हिज ओवरऑल इनकम ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्सेबल इन पाकिस्तान। जब ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाना है तो उधर आपकी फॉरेन इनकम आ जानी है। फॉरेन इनकम से मुराद ये है जो पनामा में आपकी प्रॉपर्टीज है, जो बाकी जहां भी है, जो दुबई में है, वो जहां भी है, वो सारी की सारी इनकम इधर टैक्सेबल हो, आपने इधर भी डिक्लेयर कर। अगर आप इधर 183 दिन नहीं है तो फिर आप पे ये वाला कानून की इम्प्लीकेशन नहीं है जो आगे हुसैन का उन्होंने प्ली ले रहे थे कि वो इधर पाकिस्तान में नहीं रहा, बाहर आए तो पाकिस्तान से उसकी इनकम ओरिजिनेट नहीं हुई, तो इसलिए वो इस चीज में से चीजों को स्किप भी हो जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे कुछ ऐसी, जी जी सर। उसकी प्रॉपर्टी भी जो है, अगर फॉर एग्जांपल एक बाहर का रेजिडेंट है वो 183 यहाँ रहता है तो उसकी तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, तो जो बाहर प्रॉपर्टी है वो भी टैक्सेबल होगी इवन दो वो प्रॉपर्टी बाहर की है। भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उमर भाई पूछ रहे हैं कि क्या बंदे की बाहर प्रॉपर्टी है तो वो भी इधर टैक्सेबल होगी। उमर भाई आपने तवज्जो नहीं की कि मैंने कहा था कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जब भी टैक्स होना है होनी इनकम है, प्रॉपर्टी से भी तो इनकम ओरिजिनेट होगी तो टैक्स होगी। अब सवाल ये है कि प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड नहीं है। जो इशू आया था कि पनामा लीक्स में जो पनामा या उधर के ओवरसीज आपके पास कंपनीज थे उसके शेयर्स इधर डिक्लेयर नहीं थे। अगर वो डिक्लेयर होंगे तो फिर तो आपने इनकम भी इधर डिक्लेयर कर दी। डिपार्टमेंट व्यू ये करता है कि कोई एसेट अगर आपने डिक्लेयर कर दी है इट मींस उससे रेलेवेंट इनकम भी तो डिक्लेयर की है तो एसेट बना। अगर आपने अपनी पूरी पे डिक्लेयर कर दी है तो फिर ही आपकी वो जो बैंक बैलेंस है जस्टिफाई होगी ना। अगर आपने पे तो नहीं डिक्लेयर की और अपना बैंक बैलेंस कहते हैं डिक्लेयर करने लगूंगा तो वो नहीं होगा। इनफ्लो डिक्लेयर करेंगे तो फिर आपके एसेट्स होंगे। एक बंदा बाहर रह रहा है और अपनी इनकम को डिक्लेयर कर रहा है तो इनकम का जो डिक्लेरेशन है, इनफ्लो है, वो किसी एसेट में कन्वर्ट होना है कि नहीं। उसकी जो बाहर की प्रॉपर्टी है वो तो डेक्लेरेशन में आएगी, वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी, मगर उसकी इनकम पे टैक्स लगे। और याद रखना टैक्स हमेशा इनकम पे है। होल्डिंग पे जो टैक्स लग रहा है वो या तो आपको होल्डिंग डिस्करेज करने के लिए लग रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 7A की टैक्सेशन है, जो कहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी जो रेजिडेंशियल नहीं है, जो बिजनेस नहीं है, जो किसी काम नहीं आ रही और आप होल्ड करके बैठे हो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी का 1% देते हैं। मगर वो फिर अगेन सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है। सिंध हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल से हमारे हक में फैसला दिया हुआ है टैक्स पेयर ने कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर बाकी कोर्ट्स ने इसको अपहेल्ड किया हुआ है। खासकर लाहौर हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया हुआ है। इसका मतलब है लाहौर के इसके पंजाब की टेरिटरी में आपका 1% पे किए बगैर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो जी जी अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं हमारे 80 डेज की, तो पर्सन को कंजेंटिव गुजारने होते हैं या होना चाहिए? उसके आगे एक रूल है जिसके अंदर वो 4 कंडीशंस बताता है। पहली बात है आपने 183 दिन पाकिस्तान में रहना है, उसके लिए कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की इफेक्ट नहीं है। जो छुट्टी वाला दिन होगा वो भी काउंट किया जाएगा, जिस दिन वो गया और जिस दिन वो आया वो भी काउंट होगा। किसी हादसे की वजह से उससे एक दिन ऊपर उसने गिरा हुआ था ना, 183 दिन है, तो उसने उसके हिसाब से हादसे की वजह से रुक गया है, फ्लाइट लेट होने की वजह से रुक गया है, तो वो भी उसका दिन पाकिस्तान में स्टे काउंट होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर एक बंदा है वो 4-4 महीने सारे मुल्कों में रह रहा है, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में 183 दिन की नहीं है, इंडिया में भी इसी तरह है, बांग्लादेश में भी इसी तरह है, इवन अमेरिका और उधर भी सारा कुछ है। तो
जो टैक्सेशन अथॉरिटीज का एम्फिसाइज ये है कि उस बंदे की इनकम कहीं ना कहीं पूरी तरह जो है टैक्स हो जाए। और एक जो केस लॉ भी है कि नॉन रेजिडेंट की 111 इशू नहीं हो सकता, यानी उसको आप ये नहीं पूछ सकते कि उसकी एसेट्स क्या है। वो इसलिए किया गया है कि आप उसके बेनिफिशियरी स्टेट नहीं है, यानी फिर कोई ना कोई तो स्टेट होनी चाहिए ना जो उसकी बेनिफिशियरी स्टेट हो, जहां वो सारे फायदे उठा रहा है। तो उन्होंने कहा है अगर कोई बंदा 183 दिन चाहे पाकिस्तान में नहीं रहा मगर वो किसी मुल्क का भी रेजिडेंट नहीं है, तो वो फिर सिटीजन की बेस पे होगा कि वो फिर पाकिस्तान का सिटीजन हुआ तो फिर भी वो रेजिडेंट है और उसकी चारों मुल्कों के अंदर, क्योंकि अगर फिर आपने 183 दिन करने हैं तो कम से कम 3 मुल्कों में तो रहना पड़ेगा ना, तो फिर ही होगा। वो तीनों मुल्कों से जो इनकम आ रही है वो पाकिस्तान में टैक्स कर लेंगे। ठीक है। इसमें पाकिस्तान के सिटीजन जो हमसे ओवरसीज काम कर रहे हैं 2 साल जैसा सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में जाते हैं, वो भी फिर रेजिडेंट्स बेस पे होंगे। वो तो 2 इयर्स को आते ही नहीं है 183। वो तो नॉन रेजिडेंट है ना। मगर आप कहते हैं वो सिटीजन बेस पे यहाँ पे कर लेंगे। सर वो 183 दिन उधर हो गए हैं ना। आपका ऐसा कोई ओवरसीज भाई है जो उधर भी नहीं रहे, ठीक है। ना पाकिस्तान रहे हैं ना उधर रहे हैं, यानी 3 महीने इधर रहे हैं, 3 महीने दुबई में रहे हैं, 3 महीने उम्रा किया है और 3 महीने वो यूएसए रहे हैं, तो आप बताएं वो क्या करें उसके साथ। देखे ना, वो असल तौर पे बेनत से ज्यादा उसकी नेचर बदल गई है। वो किस तरफ चले गई है, वो टूरिज्म की तरफ चले गई है, वो तो टैक्स प्लानिंग की तरफ चले गई, उसको कैटर किया। ये रेगुलर करता रहेगा ऑन ईयर्स, तो हो सकता है किसी वक्त वो रेजिडेंट और किसी वक्त नॉन रेजिडेंट हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह होता है कि आपका हर ईयर देखा जाता है कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। अब मेजर जब पनामा लीक्स आई है तो उसके अंदर जो चीजों को देखा गया है, मेजोरिटी बंदे नॉन रेजिडेंट थे, क्योंकि जो हमने केसेस डील किए चीजें देखी तो उसके अंदर मेजोरिटी बंदे नॉन रेजिडेंट थे और उनके ओवर अगर सीज एसेट्स पकड़े भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा पाकिस्तान में टैक्स हो जाए। एक वजीर आजम उतर गया कोई मसला नहीं, मगर कोई ऐसा कि आपको टैक्स की कलेक्शन नहीं हुई। तो लहदा बात है उस वक्त के दौर में इफ्तिखार खान सब कह रहे थे कि भाई टैक्स क्या बचाया है, मुझे ये बताओ टैक्स की रिकवरी क्या की है। कहते हैं सर टैक्स की रिकवरी नहीं बनती, वो बंदे इधर के रेजिडेंट नहीं, हाँ उनके एसेट बाहर है मगर वो रह भी तो बाहर है। एक दुबई रह के तो प्रॉपर्टी उधर बना रहा है, अब उसको क्या कहा जा सकता है ना, चाहे उसने इधर से कमा भी रहा है मगर क्वेश्चन ये है उसकी इनकम की ओरिजिनेशन पाकिस्तान से नजर नहीं आ रहा। उसकी टैक्स प्लानिंग बेहतर है। अगर आप पाकिस्तान से कमा रहे हैं और पाकिस्तान ओरिजिन इनकम नहीं है तो फिर टैक्स नहीं है। हाँ अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि डिपार्टमेंट ये साबित कर दे कि बंदा बाहर है और पाकिस्तान से कमा रहा है, अगर उसने ये साबित किया तो फिर पाकिस्तान में टैक्स होगा। और जो 22,000 हमें भिजवाते हैं इधर भिजवाते हैं पैसे, तो वो फिर उसको कैसे करना है? इसकी 2 इम्पैक्ट है। और यहाँ पे ऐसे भी भिजवाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इसके 2 इम्पैक्ट है। पहला ये है कि आप अपना इनफ्लो एज अ अनएक्सप्लेन्ड रिसीट लेके जाना चाह रहे हैं या आप अपना इनफ्लो एज अ गिफ्ट लेना चाह रहे हैं। जो बाहर से पैसे भिजवा रहे हैं वो कौन है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी औलाद हो सकती है। अगर आपके पेरेंट्स या आपकी औलाद है वो आपको पैसे भिजवा रहे हैं, दैट विल बी द गिफ्ट। हमें जिंदा रहने के लिए इधर लिविंग एक्सपेंसेस है वो बियर कर रहे हैं ना हम उससे, तो हम उसको उसके भी मद में डाल सकते हैं। मगर कुछ बात इस तरह भी होता है कि हमारे यार दोस्त है वो भिजवा रहे हैं, उनके नाम की प्रॉपर्टी है उसको चीज करना है, तो 111 फोर्थ सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर आपने ओवरसीज से आपको पैसे आ रहे हैं और वो 50 लाख तक है, जो 2019 से पहले अनलिमिटेड थे, 2019 में 1 करोड़ थे और 2019 के बाद 50 लाख है। क्योंकि अब आप सीख रहे हैं जब 2019 टाइम बाउंड हो चुका है, इसलिए आपके लिए पिछले एम्बेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लिटिगेशन 2000 के बाद आनी है, यानी टैक्स ईयर 2001 2 3 4 5 6 ये आपके पास टैक्सेशन आनी है। फिर आपने फाइलिंग करवानी है सबकी, और 5 तक आपने पिछली जो फाइलिंग गलत हुई है उस चीज को ठीक करना है। अगेन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के बाद हमने उसकी चार्जेबिलिटी देखनी है। चार्जेबिलिटी उस पर नॉर्मल टैक्स आएगा, फाइनल टैक्स आएगा, या उसे कोई सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट्स भी है। टैक्स क्रेडिट्स का पूरा चैप्टर होगा, चीजें होंगी उसके अंदर, हम एक एक चीज देखेंगे। और फाइनल में क्या होगा
कि आपका ये कंप्यूटेशन देखेंगे कि आपके टैक्स कहाँ कहाँ कटे। टैक्स कटने के कुछ एविडेंसेस आपको एक्चुअल मिल जाते हैं, जैसे बिजली के बिल हैं, चीजें हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो आपको ये सिस्टम भी दे देता है, वो FBR मालूमात भी है और वो MIS रिपोर्ट भी है। अभी सर का सिर्फ एक गाड़ी पे कटा हुआ है और वो भी पुराना कटा होगा। जो चीज ड्राफ्ट के अंदर खुलेगी, फाइल करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे तो आउट बॉक्स में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। रिटर्न जो होती है, डेक्लेरेशन होती है, मैंने कहा था वो सेल्फ डेक्लेरेशन है, वो फ्रॉम द डे फर्स्ट ये समझा जाएगा कि आपकी तरफ से रिटर्न फाइल हुई, कमिश्नर का ऑर्डर होगा, इसलिए वो उसी वक्त इधर से निकल के कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। जो सब्जेक्ट टू दी स्क्रूटिनी रहेगा वो आउटबॉक्स में रहेगा, और जो सब्जेक्ट टू दी स्क्रूटिनी नहीं वो कंप्लीटेड टास्क में चला जाएगा। कंप्लीटेड टास्क के वाले को वो नोटिस डालेंगे और आपको इनबॉक्स में ले आएंगे। अब इनबॉक्स के अंदर आपकी सबसे पहले ओरिजिनेशन कहां से होगी? देखिए, एक तो कंसल्टेंट ने ओरिजिन किया ना रजिस्ट्रेशन करके, अब डिपार्टमेंट ओरिजिनेशन कैसे करेगा? जो सर को नोटिस डाला है पुराना डाला हुआ है, मगर किधर से ओरिजिनेशन? 2021 का ने नोटिस डाला हुआ है जिसके अंदर कहते हैं आप रिटर्न फाइल करें। अब सर किस तरह लायबल थे? ऑब्वियस बात है, इन्होंने रिटर्न बनाई है। एक जब एनटीएन बनाया उसके पिछले 6 साल का इन्हें नोटिस ऑटो आ गया कि यार ये भी हमें फाइल करके बताए, क्योंकि आप एनटीएन होल्डर है। जब एनटीएन होल्डर है तो उसके बाद कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी भी साल की रिटर्न मांग सकता है। उसने कहा पिछले साल की भी दे, मुझे 2021 की भी रिटर्न दे। अब इसके नोटिस का रिप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास वही रिटर्न खुल जाएगी जो हमने ये पहले खोली थी। इस वक्त सीक्वेंस क्या है? वो वॉलंटरी थी 114(1), ये इन रिस्पॉन्स टू दी नोटिस है 114(4) है। कुछ रिटर्न्स के फॉर्मेट्स होते हैं कि जिसके अंदर टैक्सेशन की रायत की हुई है, उसे स्मॉल कंपनी भी कह सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, और चीजें भी होंगी, वो भी आप इस कोर्स के दौरान सीखेंगे कि आपने अगर जो असल प्लानिंग की ओरिजिनेशन भी है वो भी ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि टैक्स लगा कितना, उसके बाद आपने डिसाइड करना है इस लगे टैक्स को मिनिमाइज कितना करना। इन्हीं दो चीजों का नाम कंसल्टेंसी है। मेजॉरिटी बंदे आपके पास आएंगे जो सिर्फ आपको कहेंगे कि यार हमारी डेक्लेरेशन सीधी कर दो, बस मेरे एसेट पूरे डिक्लेयर कर दो। यार इस तरह हो रहा है कि यार जिस बंदे के पास आए हो एट द 11th और आए हो 30 सितंबर को आया था, उसने पकड़ के नील की रिटर्न फाइल कर दी है। पहले मेजर क्लाइंट तो आपके पास ये हो। दूसरी क्लाइंटेज आपके पास जो आएगी, जो ओवर कॉन्शियस बंदे होंगे जो कहेंगे कि मेरी डेक्लेरेशन प्रॉपर नहीं, फिर आप उनकी रिवीजन करके और उनके रिटर्न को ठीक करेंगे। तीसरे वो होंगे जिनकी डेक्लेरेशन में मिसमैच है, फिर आपने उस मिसमैच को पिछले साल के ओपनिंग क्लोजिंग जिस जिस तरह आपको पता है मिसमैच आ सकता है, उसको रिजॉल्व करना है और उसके मुताबिक लेके चलना है। इंशाल्लाह हम अपने कोर्स में ये तीनों चीजों को कवर करेंगे। इसके बाद आपकी सेल टैक्स की फाइलिंग होती है, वो अभी क्योंकि हमारे पास पोर्टल नहीं है। जी जी वो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल क्या बता रहे हैं? जी जी एक बंदा उससे 3-4 साल रेजिडेंट रहा है, उसने सबमिट करता रहा है, फिर में आगे वो चला गया फादर सबमिट रहा है, 3-4 साल तक नहीं आया, तो क्या उसको 3-4 साल में सबमिट करवाने चाहिए? सर देखिए, जब मैंने कोर्स शुरू किया था तो आपको एक बात कही थी, वो आपने फिर स्किप कर गया। मैं वही कहा ना, जो चीज आप भूल गए ना उस पर पड़ेगा नोटिस, जो चीज नहीं आप याद रखी है उस पर आपको, क्योंकि कंटिन्यूटी से गुजर जाएंगे तो नोटिस भी नहीं पड़ेगा। जिस बंदे का एंटीएन है वो लायबल टू फाइल रिटर्न है, तो इसका मतलब है दरमियान वाले 4 साल उसे छोड़ना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि उसका कौन सा सोर्स दिखाना है आपने। अब आपने ये सोचना, वो पाकिस्तान ओरिजिन सिर्फ देखना है, आपने उसके लोकल बैंक की स्टेटमेंट मंगवाए और ये बताएं कि ये लोकल किसने भेजे हैं। जब आप नॉन रेजिडेंट थे तो ये लोकल बैंक कैसे चल गया? आप उसका FBR मालूमात खोलें, आप उसके MIS रिपोर्ट खोलें, देखें कि यार ये बंदा जब इधर है नहीं था, ये पाकिस्तान सोर्स कैसे बन रही है, इनकम कैसे आ रही है। देखे ना, जिस तरह सर की प्रॉफिट ऑन डेट है, क्या उसे तो याद ही नहीं होगा कि उसने 2 करोड़ बैंक में रखा हुआ है? वो तो अगले डॉलर कमा रहा है ना, बाहर के बंदे के पे तो $500 है,
वो तो अगले डॉलर से मेट रहा है। वो 2 करोड़ पे उसे याद ही नहीं कि प्रॉफिट डेट भी आ रहा है, जो पाकिस्तान में आ रहा है, जो पाकिस्तान सोर्स है, उस पर टैक्स भी कटा हुआ है। डिक्लेयर तो करना है, डिक्लेयर नहीं करेंगे तो टैक्स। कोई ट्रांजैक्शन नहीं देगा सपोज कोई चीज, तो फिर 0-0 सबमिट करेंगे, क्या करें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर एक बंदे की इनकम ही नहीं है मगर इंडियन है, हानि करनी है, साफ बात है नील की करेंगे, मगर करनी जरूर है। नहीं करेंगे तो वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे चीजें हैं मगर सैलरी टू कंडीशन नहीं तो 40,000 की पेनल्टी है। अगर बंदा मिस कर जाता है 3-4 साल भी करता है, वापस करता है, दोबारा फिर करना चाहता है, तो फिर उसको कोई इशू नहीं, पाकिस्तान ने ब्लॉक की नहीं है। आप दरमियान में 4 साल की ना भी करो तो फिर भी अगली करने शुरू कर दो तो अलाउ करेगा, मगर सब्जेक्ट टू द लिटिगेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वो लिटिगेशन खोल सकता है। मैं ये चाह रहा था कि 4 साल का डिफरेंस वो जिस साल की कर रहा है उसमें क्लियर कर देगा या एक एक साल की करेगा? जब वो नॉन रेजिडेंट था, अब जो आप पूछ रहे हैं इसको ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, आपके क्वेश्चन को डिफाइन कर देता हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं मेरे पास 10 करोड़ के एसेट थे, मैं 4 साल बाहर रहा हूँ, उसके बाद मैं 80 करोड़ पे आ गया हूँ, 80 माइनस 10 ये मैं डिक्लेयर कहाँ करूँ? अब ये जो 4 साल आपने दरमियान में रहे हैं और 80 करोड़ कमाया है, ये जो बाकी आपका डिफरेंस है ये आपकी फॉरेन रिटर्न में बताएंगी ना। आपने अदारे से सिर्फ एक टैक्सेशन तो नहीं सीखनी ना, आपने अभी इसके बाद यूके भी सीखने की कोशिश करेंगे, फिर सऊदीया भी सीखेंगे, उनकी रिटर्न जो होंगी उन्हें कैरी फॉरवर्ड का वो एक्सचेंज रेट लगा के आप बताएंगे कि बाकी जो 70 करोड़ का फर्क आया है वो सऊदीया के रिटर्न के अंदर है, उसको देख ले, और वो आपके से एग्जाम्प्ट है, वो इसलिए एग्जाम्प्ट है क्योंकि हम नॉन रेजिडेंट थे और मैंने रिटर्न फाइल ये नहीं की, वेल्थ फाइल नहीं की, क्योंकि मैं लायबल टू फाइलर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट हूँ क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट बंदा हूँ। सर आपने बात कही थी कि 6 लाख रुपए तक जिनकी इनकम 6 लाख से ज्यादा होती है उन्होंने रिटर्न फाइल, तो उम्मीद है भाई कि बाकी लोग जिनकी 6 लाख से कम है वो बिल्कुल बाउंड नहीं है। जी जी सर, आपने बात बिल्कुल ठीक की है। देखिए एक इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट लगानी है ना, हर बंदे को तो नहीं लायबल टू फाइल रिटर्न कर देना, रिटर्न इतनी होनी चाहिए कि जिससे कुछ रेवेन्यू भी आए। हर बंदा अगर सिर्फ क्लिक करने पर लगा दे तो फिर तो इकोनॉमी को बेहतरी नहीं ना आगी। उन्होंने कहा 6 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, जिसकी 6 लाख तक बंदे की इनकम है और यानी बिजनेस की ये नेचर है वो रिटर्न फाइल ना करे। इंडिविजुअल ही की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल के अलावा तो इस तरह नहीं होती ना। देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो प्रोग्रेसिव होकर चलते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो फ्रॉम दी ऑप्टिमम पोजीशन से ही चलते हैं, जैसे कंपनी है, कंपनी कहते हैं वो तो फ्रॉम द डे फर्स्ट है ना, क्योंकि एक बिजनेस एंटिटी बनाई है, अब उसके अंदर तो राय तो आपको नहीं देनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट जो बैंकिंग के ऊपर आता है, वो रिकॉर्डिंग या ट्रांजैक्शन होती है, वो तो 6 लाख से कम वालों पर भी आता है। एग्जैक्टली आपने उससे बचने के लिए वो करते हैं ताकि उसका जो रेट है वो अब आप जो 6 लाख कमा रहा है क्या उसकी बैंक की इतनी ट्रांजैक्शन होगी कि उस पर टैक्स कटना शुरू हो जाएगा? उसको तो एटीएम भी 50-50 हजार के हिसाब से यूज करना चाहिए, वो इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है 6 लाख उसकी है ही नहीं, वो अंडर डिक्लेयर कर रहा है। हाँ जी, लेकिन वो पर टैक्स नहीं हो सकता है, उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। उसको उसके एसेट का हो सकता है कि एसेट का बैंक का हो, मैं बिल्कुल एसेट के नाम पर उसके 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, जब उसने पहले एडमिट बनाया और उसके बाद उसके स्टेटमेंट अपनी पहले रिटर्न फाइल की, तो अब वो 10 लाख जो पहले के उसके पड़ा हुआ है उससे वो बच रहा है कि टैक्स कम कर, तो वो इसका क्या? सर तो क्वेश्चन ये है कि देखें मेरी इनकम नहीं है मगर मुझसे विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और वो भी डबल रेट के साथ। सर आपने अगर हमने क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड बनाना है, एक बंदा अगर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक कर रहा है तो उसको हमने लायबल टू फाइल करना है, मगर क्वेश्चन ये है कि जब तक इनकम नहीं होगी हम टैक्सेशन नहीं कर सकते, तो हमने उसका दूसरा टूल क्या रखा है, विद होल्डिंग टैक्स लगा दो। एक बंदा अपनी विरासती प्रॉपर्टी बेचने लगा है, इनकम तो जीरो है पर विद होल्डिंग की इतनी बड़ी इंपैक्ट है कि उसको मजबूरन फाइलर होना पड़ेगा ताकि वो उससे बच जाए। एक बंदे के पास प्रॉपर्टी मौजूद है मगर उसने अभी बेची नहीं है और होल्डिंग है, तो साल में या 2 सालों में कभी भी बेच सकता है, तो सिर्फ वो लेट फाइलर होने का रिस्क नहीं लेगा, वो लायबल वो चाहे नहीं है मगर वो फिर भी फाइल करेगा ताकि उसके इम्पैक्ट से बच सके। तो ये कंट्राडिक्शन तो वही है सर। सर कंट्राडिक्शन
इसको थोड़ा सा आप ब्रॉडर सेंस में देखें ना, कि अब देखें एडवोकेट्स हैं, हमें तो मेरे ख्याल से 5 साल के लिए तो कुछ भी नहीं आता, मगर जहां जब हम पंजाब बार काउंसिल में एनरोल हो जाते हैं, उन्हें कहा यार इन्हें लगाओ, लाइबल टू फाइल करें। कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को बेंचमार्क बनाया होता है कि अगर वो कर रहे हैं उसकी बेस पे आप इन्हें फाइल करें। आप देखें एडवोकेट पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन है, आप उन्हें क्यों छूट दे रहे? डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है मेरी इनकम नहीं है, मगर कितना कॉस्ट आ रही है रिटर्न फाइल करने में? डॉक्यूमेंटेशन तो करवाए ना। अब बात रहेगी पिछला 10 लाख 15 लाख, तो जो वाइट इनकम उसकी पहले आ रही है 6 लाख से नीचे है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि आप पास से भी कोई इग्नोर नहीं कर सकते। अगर एक बंदे के पास 6-6 लाख करके हर साल में इकट्ठे हो गए हैं, जो पहले 3 लाख था, फिर 4 लाख हुआ, फिर 6 लाख हुआ, एक प्रोग्रेसिव सिस्टम के थ्रू आया ना, तो वो बड़ा बन गया। तो कोई ओपनिंग दिखाना हो तो वो ये 25-30 लाख से ज्यादा नहीं दिखा सकता, मगर किसी ने प्रॉपर्टी या गाड़ी परचेज करनी है, सस्ती गाड़ी भी इससे ऊपर है। सो ये हमारे लिए मसाइल आ रहे हैं कि बजाय कि हम उसकी बीटीएल दिखाने के, यानी वो नॉन फाइलिंग करने के, आप फाइल करके उसको अकोमोलेट कर ले पैसे। क्योंकि वो अपना शायद उसको सेविंग करें, वो कर सकती है, बाकी एक्सपेंसेस वगैरह तो उनके नहीं कर रहे। ठीक कह रहे हैं सर, इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आपको बताएंगे। अगर इस तरह का मामला है तो मेल जो डिपेंडेंट है वो पहले गिफ्ट दे, लिजिटिमेट ट्रांजैक्शन करे कि वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं। क्या अगर हाउस होल्ड वाइफ है और उसकी कोई इनकम नहीं है, तो फिर वो एसेट परचेज करने लगे हैं, तो एसेट के पहले सोर्स तो ओरिजिनेट करें। यही तो कंसल्टेंसी आपने करनी है कि कोई ट्रांजैक्शन से पहले उसने जिसको देनी है उससे नहीं पूछना, आपसे पूछना क्या ये कर लो। आपने उसकी वेल्थ देख के बतानी है, आपके पास कैपेसिटी है कर लो, या आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो ना करो। इसलिए इस कोर्स का मेन क्या होगा, आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे टैक्स पेयर पे कि वो शायद अपनी बीवी से इतना ही मशवरा करे जितना आपसे मशवरा कर रहा होगा कि यार ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जी अक्सर होता है वो रेमिटेंस किसी और के अकाउंट में भेज देता है, और उस रेमिटेंस को फिर वंस यूटिलाइज करके प्रॉपर्टी परचेज करके उसके नाम पे कर रहे हैं, उसको किस डील करते हैं? पर इसके लिए जो केस जब ऑरिजिनेट हुआ, ट्रिपल वन इशू हुआ नॉन रेजिडेंट को, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि इसको ना ये नोटिस करें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो किसी और को प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो एक स्टैम्प पेपर या उसको एक एविडेंशियल क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बनाए कि ये पैसे मैंने फला बंदे को दिए, उसने मेरे बिहाफ पे उसको दिए, या पावर ऑफ अटॉर्नी बनाए, या वो रसीदें इकट्ठी करके रखे, तो इसी सूरत में वो बच सकेगा। क्योंकि ज्यादातर जो चीजें होती हैं टैक्स पेयर को टैक्स क्यों लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर कंसल्टेंसी के बगैर वो एविडेंस नहीं रख सकता। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उसको उसकी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। अब एक है, अगर मेरे पास आया गवर्नमेंट का, वो कहता है यार मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेता, मगर मेरे पास इसका एविडेंस नहीं। हम देखें, अगर आप एक्स्ट्रा ले भी लो मगर एविडेंस तो क्रिएट करो ना कि आपकी ये लेजिटिमेट मनी में से लिया है, आपने इसका एविडेंस नहीं किया। अब आप लो या ना लो, डिपार्टमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट में जो चलना है एविडेंशियल, और वो हमेशा कंसल्टेंट ही आपको गाइड कर सकता है कि जो आप पैसे इस तरह रूट करवा रहे हो, आप रूट करवाने की बजाय रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाओ, जो आपका उधर बैंक ही खुल जाना है। इधर आने की क्या जरूरत है, किसी को भेजने की क्या जरूरत है? रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाओ, और रोशन डिजिटल अकाउंट में लोकल बंदा पैसे नहीं डाल सकता, तो फिर वो करा नहीं सकता आराम से। जो से फॉरनर्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स अपनी फैमिली को यहाँ पे बैंक भेज देते हैं। अभी आपने कहा 6 लाख की है लिमिट है, और आप जो सीम्स भी बंद कर दी थी, खुसूसन जैसे सर ने कहा हाउस होल्ड जो लेडीज हैं उसका बच्चों का खर्चा आ रहा है, उसके अंदर एक तो सोर्स होगा गिफ्ट के तौर पे उन्होंने भेजा है कि अपनी फैमिली को गिफ्ट देना है। दूसरा क्या सोर्स उसका होगा, अगर कोई सोर्स है उसका कोई गिफ्ट में आएगा और रिटर्न फाइल करेगी जो लेडी। सर दूसरा जो सोर्स है, देखिए सवाल ये है जो इधर बन रहा है वो बिजनेस एंटिटी है कि हाउस वाइफ है, तो उधर से जो पैसे आ रहे हैं, अब जो प्रैक्टिकली आपको इम्पैक्ट नजर आएगा या मसला आएगा जब आप यूरोप में या सऊदीया में होते हैं ना, तो बाय नेम अपने पैसे नहीं भिजवा सकते।
अगर आप अपने नाम से भिजवा सकते तो फिर तो मसला ही हल था। देखिए, हस्बैंड अपनी वाइफ को भिजवा रहा है, एक स्पोज दूसरे स्पोज को भिजवा रहा है, बाप अपने बेटे को भिजवा रहा है, बेटा अपने बाप को भिजवा रहा है, और रसीद पे लिखा हुआ है। जब रसीद पे लिखा है तो ये तो एविडेंस है ना, बिजनेस एंटिटी के थ्रू, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, इशू क्या है? मगर क्वेश्चन कब आता है कि भिजवाने पैसे ज्यादा होते हैं और पैसे उधर भिजवाने की लिमिट कम है। फिर मैंने अपने यारों दोस्तों को कहना है, यार ये जरा मेरी वाइफ के अकाउंट में कर दो या बेटे के अकाउंट में कर दो। उसके लिए उन्होंने 50 लाख की लिमिट रखी है कि 50 लाख तक एक टैक्स ईयर में आप अपने किसी एक डिपेंडेंट को पैसे भिजवा लो, चाहे अपने थ्रू ना भिजवाओ, किसी और के थ्रू कर लो। इसी से चीजें बेहतर होगी ना। ये इमरान खान ने किया था, इससे पहले यानी 2019 में ये 1 करोड़ था, और 2019 से पहले ये अनलिमिटेड था। हमने इस चीज को मिसयूज कैसे किया? हमने इसकी एक परसेंटेज बना ली, उन्हें कहा वाइट मनी चाहिए, मैं बारू खुलवा देना। अब वो उसे भी तो खत्म करना है ना। अब दोनों तरफ चीजें आ रही है ना। क्वेश्चन ये है, एक तरफ आप ये कह रहे हैं ज्यादती है, दूसरी तरफ ये भी देखना है हमने कि इसका नेगेटिव यूज ना हो। इसलिए उन्होंने दोनों को राह निकाल के 50 लाख की एक लिमिट रख दी है कि एक बंदे की 50 लाख तक हम फॉरेन रेमिटेंस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपसे नहीं पूछेंगे ये किधर से आई है। जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? आपके मैनेजर होते हैं, और अगर आपकी मतलब कि बैंक अकाउंट चल रहा है और आपसे कैश दे रहे हैं, नोटिस नहीं सर, इस बजट के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा ना मजीद इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस बजट के अंदर वो MNS थे तो वो पार्लियामेंट में जब बहस हो रही थी तो उन्होंने असिस्टेंस वगैरह करने के लिए हुआ, तो इसमें एक अमेंडमेंट आई है जिसमें कहा है कि बैंक अपना लाइव डाटा FBR को देगा और FBR अपना लाइव डाटा बैंक को देगा। यानी 2026 से पहले, यानी 25-30 जून 25 से पहले इस तरह नहीं था। तो इसका मतलब ये था, अगर कोई बैंक चला रहा है तो FBR ने इंक्वायरी करके बैंक स्टेटमेंट मंगवानी है तो उसे पता चल। मगर अब सूरत हाल बदल रही है, इधर से आप बेनिफिशियरी होके जाएंगे, चीजों को देखेंगे तो आपके पास बिजनेस पहले ही तैयार हुआ पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो नहीं चाहिए नोटिस निकालने के लिए। इंशाल्लाह 3-4 महीने में जब आप ये कोर्स कवर कर लेंगे तो नोटिस आपके पास पड़े होंगे, उन्हें आपने बस रजिस्टर्ड करवाना। इंफॉर्मेशन डे बाय डे शेयर हो रही है, जो बैंक ज्यादा चल रहे हैं हो रही है, उनको बचाना है रजिस्ट्रेशन से, तो आपने कहना है सेल टैक्स का 6 स्केड्यूल ले आओ, उसके अंदर डाल देते हैं और जो पेमेंट्स आ रही है उसके अंदर से निकाल लेते हैं। अगर 6 स्केड्यूल से नहीं आएगा तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, चाहे वो आपको PRA में होना पड़े, चाहे वो सेल टैक्स में होना पड़े। PRA क्या है? सेल टैक्स ऑन गुड्स है, तो सर्विसेज पे PR है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, ऑनलाइन से भी क्वेश्चन ले लीजिएगा काइंडली सर। जी 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 जी, ऑनलाइन ऑडियंस में जी, कोई क्वेश्चन करना चाहे ऑनलाइन? अच्छा सर, ये जो आप लॉज बता रहे थे, जिस तरह अभी सामने आ रहा है 114(4) जो है, तो ये सारे लॉज हम कहीं से पढ़ सकते हैं? कोई हमें कहीं कहाँ मिलेंगे? ये क्या, किस तरह ढूंढे हम इन्हें? सर, पूरी किताब को उन्होंने डिफरेंट सेक्शंस में कन्वर्ट करके ना, और ये आपको एक पोर्टल बना के दिया है। जब हम आपको सेक्शन पढ़ाएंगे यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाएंगे तो हम इसके साथ रेलेवेंट लॉ भी आपको बताएंगे कि वो कहाँ से आपको रेलेवेंट लॉ पढ़ने को मिलेगा। अभी टू अर्ली है, अभी आपने मैकेनिज्म समझ लें, क्योंकि आपने असल तौर पे बैक इंजीनियरिंग करनी है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग नहीं करनी। क्योंकि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग तो हमने जब LLB किया, BCom किया, अगर CA का कुछ बैकग्राउंड है तो उसमें भी हमने पढ़ा। यानी मेरे अपने करियर में मैंने 7 बार पढ़ा है, मगर जो चीजें प्रैक्टिकली चीज देखने को मिली है उसके बाद री इंजीनियरिंग का इफेक्टिवनेस और होती है। कि आप अगर फिर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहते हैं तो किताब तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, आपने सिर्फ FBR की वेबसाइट पे जाना है और आपको मिल जाना है। और ये चीजें उमर हम आपको बताएंगे, इस हवाले से आप तसल्ली रखें, क्योंकि आज तो जस्ट एक ओपनिंग इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, कोर्स की आउटलाइन जो कि आपके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर ने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये मैं बाकी दोस्तों से भी कह रहा हूँ,
तो उस हवाले से आप तसल्ली रखें कि वो सारी आउटलाइन उसी तरह कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर होगी, और इसमें जो जहां जहां पे रिस्पेक्टिव थ्योरेटिकल सेक्शन आपको बताना जरूरी है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, वो हम थ्योरेटिकल सेक्शन आपको पढ़ाएंगे भी। वो आपको खुद नेविगेट कहाँ से आपने करने हैं, कहाँ से मिलेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ उसकी जो प्रैक्टिकल नेविगेशन है पोर्टल के ऊपर, वो भी हम आपको करवाएंगे। तो इस हवाले से तसल्ली रखें आप लोग। और किसी दोस्त का ऑनलाइन में से क्वेश्चन है तो? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? अब उमर भाई इसके 822 पेज है। हेलो जी। सर, मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैंने अभी इनरोल करना है इसमें। तो ओके। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं सिंध से हूँ, तो मुझे यही कोर्स लेना चाहिए या आप मुझे कुछ और रेफर करेंगे, या मैं ये कोर्स ले लूँ और सिंध वाले जो कर रहे हैं उनके लेक्चर्स भी मुझे मिल जाएंगे। नहीं नहीं राजू, मैं आपको बता दूं, मुझे ये बताइएगा आपकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ, फाइनल कर चुका हूँ। ठीक है। अब देखिए, टैक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो टैक्स की जुरिस्डिक्शन एक फेडरल होती है और एक प्रोविंशियल होती है। प्रोविंशियल टैक्स जो है वो सेल टैक्स आता है, जो कि सर्विसेज के ऊपर लग रहा होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हसन साहब एक्सप्लेन भी कर रहे थे, ठीक है। तो मेजर जो हमारा इसके अंदर पोर्शन है वो आपका फेडरल जुरिस्डिक्शन हमने कवर करनी है, जिसमें सेल टैक्स ऑन गुड्स भी आएगा, ठीक है। बाकी इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑन गुड्स जो है वो हमने इसके अंदर कंप्रीहेंसिवली करना है। और दही बात प्रोविंशियल सब्जेक्ट के हवाले से, तो आपको इंशाल्लाह चाहे वो पीआरए का पोर्टल हो या एसआरबी का, किसी एक पोर्टल की हम आपको नेविगेशन जो है वो सर्विसेज टैक्स की करवा देंगे, जिसके बाद आप इतने कैपेबल होंगे कि आपने एसआरबी की रिटर्न करनी हो, आपने पीआरए की रिटर्न करनी हो, आपने बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी की रिटर्न करनी हो सर्विसेज की, आप वो कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि 99% जो है वो पोर्टल सेम होता है। अच्छा, ठीक है। तो तो आपको कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट अभी जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेशन है, जो स्किल सेट है, वो अभी आपके लिए इनिशियली बीइंग अ लॉ स्टूडेंट वालेकुम आपके लिए सलाम। जरूरी भी यही है कि आप यही करें। नहीं, अब मैंने कोई 23 या 24 दिसंबर को ना कांटेक्ट किया था हम्म। इंस्टीट्यूट से। तो उन्होंने ओके। बोला कि सिनका जो है ना वो अभी चल रहा है और एक दो क्लासेस हो गई हैं, तो वो मैंने वो नहीं लिया था। वो और सेल टैक्स के स्पेसिफिक कोर्स की बात की होगी ना, सेल टैक्स, उसमें फिर हम बाकी जो प्रोविंशियल सेल टैक्स का सब्जेक्ट है उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा। हाँ। तो बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, देखिए आपके पास कोई, आप मेरी जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, होपफुली बाकी लोगों को भी मेरी आवाज आ रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई बंदा जो है वो सिर्फ पीआरए की या एसआरबी की रिटर्न करवाने ही आएगा। कोई बंदा आपके पास जो है वो इनकम टैक्स की रिटर्न करवाने भी आ सकता है, कोई एनटीएन बनवाने भी आ सकता है, कोई अपना बिजनेस रजिस्टर करवाने भी आ सकता है, ठीक है। किसी को अपना बिजनेस जो है वो उसको ट्रेडमार्क करवाना है, तो वो बंदा भी आपके पास सर्विसेज के लिए आ सकता है। जब आप सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपकी जो क्लाइंटेज है वो स्पेसिफिक नहीं होती। और अच्छी अप्रोच भी यही होती है कि आपके पास किसी भी तरह का अगर क्लाइंट आए, जो कि इस कोर्स की आउटलाइन में भी मिक्सचर्स है, काफी सारी चीजें हमने ऐड ऑन की हुई हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन हुई भी हैं, और अगर कुछ रहती भी हैं तो आप आउटलाइन को बस आपने अगर पढ़ लिया हुआ है, तो आप इस बात की तसल्ली रखें कि जो चीजें आउटलाइन के अंदर मेंशन है वो हमने स्पेसिफिकली करवानी है और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करवानी है। तो जो मैं बात कर रहा था कि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई बंदा जो है वो कंपनी रजिस्टर करवाने आ गया, तो आप कहीं, नहीं मेरी तो इसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है, मैं आपको आगे रेफर कर देता हूँ। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। और किसी दोस्त का सवाल हो? जी सर। पीआरएस स्टैंड पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सर सिंध रेवेन्यू बोर्ड। आईरिस स्टैंड करते हैं। सर आईरिस एक लोगो बनाया है, जिसके तहत वो ये अमेरिकन कंपनी है जहाँ से सॉफ्टवेयर ओरिजिन हुआ है। सर बहुत अच्छा लगेगा, ये कमेंट करना चाह रहा हूँ, बड़ा मजा आया आपने Thank you. डिस्कस किया और तो क्या सारे लोग आए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है, मैनेजमेंट समझ आ रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया जी अमर भाई। जी बस मैं सर ऑनलाइन वालों में से कोई क्वेश्चन लेना चाह रहा था। इट वाज अ कम्प्रीहेंसिव सेशन, आपने काफी सारी चीजें प्रैक्टिकली भी उसकी नेविगेशन के साथ भी एक्सप्लेन की हैं। बाकी जहां तक किसी को कोई भी एम्बिग्विटी है, किसी के ذहन में कोई सवाल है, तो आज का सेशन चूंकि हमने इसी पर्पज के साथ ऑर्गेनाइज किया था
कि आपकी जो क्यूरीज हैं हम उसको डिस्कस कर लें और कोर्स आउटलाइन को डिस्कस कर लें। तो कोर्स आउटलाइन के हवाले से भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है अभी आप पूछ सकते हैं। हमारी प्रॉपर बाकायदा क्लासेस का आगाज इंशाल्लाह मंडे से होगा और मंडे की क्लास में मिलेंगे। तो स्टिल अभी ये सेशन चल रहा है, तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल है आप कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में बैठे हों। अगर फिजिकल पार्टिसिपेंट्स के जहन में कोई सवाल है तो वो भी कर सकते हैं। सर जी जी। सर मैं ना फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हूँ। जब मैं कोर्स में एनरोल किया था तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जो स्टूडेंट्स भी हैं उनको ज़्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस भी पता है। तो क्या हम इसको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे या हमें फ्रॉम स्क्रैच इस चीज़ को देख सर हम री इंजीनियरिंग करेंगे, जो मैंने जिस तरह पहले बताया कि देखिए लॉ में भी आपने जब पढ़ा तो आपने थर्ड के अंदर ये चीज़ों को पढ़ा, चीज़ों को देखा है। क्वेश्चन ये है कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देख के और फिर आपको बुक की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि आपने अगर फ्रेश ग्रेजुएट है या पुराने हो गए, क्वेश्चन उधर ही है कि सिस्टम क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर से आप लॉ की तरफ आएंगे। इसलिए क्वेश्चन आना है कि देखिए इस कोर्स के अंदर हमने आपको बताना है रजिस्ट्रेशन क्या है, चीजें क्या है, बेसिक चीजें क्या है। जो अगली बात है असेसमेंट्स कितनी तरह की वो चलेंगी, कि उसके अंदर क्या क्या नोटिस है, वो तो अभी बियॉन्ड है ना हर एक बंदे के लिए। उसी तरह जिस तरह आप जिस तरह मौजूद है, इसी तरह बाकी भी सारे इसी चीज को इसी तरह ही देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से लेके हमने फाइनल अपील के प्रोसीजर को समझना। अब अगला क्वेश्चन एडवांसमेंट तो इसके अंदर ये होगी, जो कहना चाहेंगे कि हम इसके अंदर ये डिस्कस करना शुरू कर दें कि रेजिडेंट कब होगा कब नहीं होगा। ये तो देखें कोर्स की आउटलाइन भी नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि बाज जो सीनियर मेंबर है उन्हें चीजों की समझ है। अदरवाइज हमारा कोर्स जो है वो बेसिक की तरफ ही एम्ड होगा, और वो भी सिर्फ प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की तरफ कि किस तरह एक एंटीजन बनता है और किस तरह एक पूरा फुल फ्लैज जो आपका सिस्टम ओरिजिनेट होता है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे उसको शेयर करने में मुझे लगता है कि मेरा फरीजा है कि मैं इस चीज को करूं कि जो मैंने सीखा है मैं वो सिखाऊं आपको। तो वो इम्पैक्ट जो आएगा वो मेरे ख्याल से आपके लिए शायद अभी नॉलेजेबल ना हो, मगर आपने सुना होगा तो आपको कल को उस चीज का इम्पैक्ट नजर जरूर आएगा कि आपने सुना होगा कि यार ये इस तरह हुआ है, रेजिडेंट इसको कहते हैं, चीजें उस तरह होगी, क्योंकि उसके इम्पैक्ट तो आपको नजर आप पता भी होने चाहिए और वो बेसिक लेवल पे ही पता होने चाहिए। क्वेश्चन फिर होगा जो चीज आप याद रखेंगे, फ्रेश को याद रखना भी आसान है, वो इंशाल्लाह उसमें ना नोटिस आएगा ना चीजें आएंगी, मगर जो चीज आप बोल जाएंगे उसको आप फिर प्रैक्टिकल में सीख लेंगे। इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि आप फ्रेश है, चीजों को याद रखें, चीजों का पैटर्न बनाएं, ताकि नोटिस की बजाय आप क्वालिटी वर्क की तरफ लेके चलें। अगर अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज जी मी, वालेकुम सलाम। जी जी मुजफ्फर बात पूछिए। कर रहा हूँ। काफी देर से मेरा कोई सिस्टम में बात करने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास प्रॉब्लम थी। जी अच्छा, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ इसमें। एनी जो भी बातें हुई आज मैं थोड़ा सा परेशान भी था, सुन रहा था, मैंने कहा शायद मैं किसी एडवांस क्लास में बैठ गया हूँ। नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है मुजफ्फर भाई, ये तो बेसिक से ये एडवांस की तरफ जाएगा। कुछ साथियों ने यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी मेरे से बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि क्लास किसी एडवांस में बैठ रहा हूँ। मैं बिगनर स्टेज से करता हूँ और ना मेरा हम्म लॉ का कोई वो है ना सीए वगैरह है। मैं इस वक्त एक रिटायर्ड एम्प्लॉई हूँ और ये अपने हम्म छोटा मोटा सीखना चाह रहा था कोई काम चलाने के लिए। ठीक है। तो इस सिलसिले में बात कर रहे थे, मैंने कहा ये तो तसल्ली होगी आपकी चले बातें सुन मैं इसके ऊपर तो। आपको तसल्ली देता हूँ कि ये बेसिक से एडवांस की तरफ जाएगा। ठीक है। जी जी। बस आपको एक चीज में जो है वो कंसिस्टेंसी लेके आनी है मुजफ्फर इकबाल साहब, वो ये है कि आपने क्लासेस जो है वो स्किप नहीं करनी, रेगुलर तो क्लासेस लेनी है। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह चीजें क्लास आपको रेगुलर है। क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और अच्छा, बाकी प्रैक्टिकल ये के जो भी आप आज ये की जो बातें भी ज़हन में रखें मुजफ्फर साहब कि ये हमारा जो आपके साथ ताल्लुक रहने वाला है, जिन जिन लोगों को मेरी आवाज आ रही है, वो कोई कोर्स की ड्यूरेशन तक नहीं रहने वाला। ये नंबर ऑफ क्लासेस पे डिपेंड नहीं करता। ये आफ्टर सपोर्ट भी हमारी इसमें शामिल है कम्प्रीहेंसिव। ठीक है। जब आप लोग प्रैक्टिकली जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप सीख रहे हैं कि कल को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो अगर कहीं पे आप स्टक होंगे, कोई नई प्रेपोजिशन आएगी, तो आप हमें अप्रोच करें, हम आपको उसमें भी गाइडेंस देंगे। जज़ाकल्लाह ठीक हो गया। और दूसरी बात ये मालूम करना था, आज की ये जो सेशन है इस रिकॉर्डिंग आपको इस चीज़ों को दोबारा मैं अपने तसल्ली से बैठ कर चेक करूंगा। ये काफी टाइम रिकॉर्डिंग में। आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक जज़ाकल्लाह। यू। और किसी का सवाल ऑनलाइन में से, स्पेसिफिकली ऑनलाइन वालों से मैं अभी मुखातिब हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सर अभी फिजिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
ऑनलाइन में से किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेबसाइट के हवाले से पूछना था, उसका मुझे ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ सका ओके, कि चलिए उसका मैं पर्पस क्या आपको है बता देता वेबसाइट मैं का। आपको बता देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जी। बेसिकली ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो पोर्टल है, ये आपका पंजाब का भी है, सिंध का भी है, केपी का भी है। जब हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की और उसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाने की, तो ये उसको फैसिलिटेट करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल है, जहां पे जाके आप बेसिकली पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हैं। साले आपको मेरी बात पार्टनरशिप क्लियर है? मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जी, एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जब आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसको रजिस्टर्ड करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल यूज होता है, जिस तरह कंपनी क्रिएट करने के लिए एससीसीपी का पोर्टल यूज होता जी ठीक है, थैंक यू सर। है। ठीक है, ओके। एनीवन एल्स फ्रॉम ऑनलाइन जिसका कोई भी सवाल हो, हम अभी मौजूद हैं आप लोगों के क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए। आई गेस ऑनलाइन में मजीद किसी का सवाल अच्छा नहीं है। जी जी पूछिए। सर, कंपनी के केस में मुझे विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो हमारी होती है 165 की, अगर कोई कंपनी 165 की रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रही है तो क्या उसको साल बाद एक एनुअल विदहोल्डिंग रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है? जी, एनुअल तो उसकी फाइलिंग होती है। एक आपकी विदहोल्डिंग जी। स्टेटमेंट का मैकेनिज्म ही यही होता है, जो आपने पहले क्वार्टरली फाइल की हुई है, फिर आप एक एनुअल उसकी फाइलिंग भी करते हैं, और ये हम आगे जाके प्रैक्टिकली इसको फाइल करना आपको बताएंगे। कंपनी के केस में भी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट जो फाइल होती है, जी ठीक है, थैंक यू। हाँ, हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। इस हवाले से तसल्ली रखें। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, हसन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हसन साहब आपका माइक बंद है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ जी, रही है, हम आपको सुन रहे थे। चलिए सब अच्छा। करें। मैं बस कुछ लोगों के क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश कर रहा था सर, एंड इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन। जहां तक बात है इसकी प्रॉपर क्लासेस की कमेंसमेंट की, तो वो जैसे मैंने पहले कम्युनिकेट किया है कि इंशाल्लाह अगले मंडे से इसका बाकायदा आगाज होगा। टाइमिंग भी आप लोगों को कम्युनिकेट की जा चुकी है, जो कि इंशाल्लाह 6:30 बजे से कोई 8 बजे तक स्टैंडर्ड टाइम है। ये 8:15 बजे तक भी क्लास जा सकती है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो इनरोल हो चुके हैं, तो आप टाइमिंग को थोड़ा सा आप कंसीडर कीजिए कि आप जो है ना वक्त की पाबंदी का जरूर ख्याल करें, ताकि आपके ट्रेनर अगर आए हुए हैं, मौजूद हैं, तो फिर हम 6:30 बजे जो है वो क्लास का बाकायदा आगाज कर सकें। और इन दी एंड बट आई वुड से सर, जी जी पूछिए सालिया, आपका क्या सवाल है? एक रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर क्लास 5-10 मिनट डिले होती है तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया करें, ताकि ऑनलाइन जो मैंने ज्वाइन करना होता है जी जी तो मुझे पता हो कि मेरे पास 5-10 मिनट का मार्जिन है कि मैं विल बी लेट कम्युनिकेटेड, ज्वाइन कर लूँ। डोंट वरी आज एट भी ऑल, मैं विल बी वेट कर रही कम्युनिकेटेड। थी तो मुझे समझ नहीं आया था कि मतलब क्या मुझसे लिंक गलत ज्वाइन हुआ है। नहीं तो नहीं, वो इसको बिल्कुल मैं इस बात के कम्युनिकेट ऊपर कर दिया माजरत भी करें। चाहता हूँ, और वो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। इस हवाले से तले रखें। वो ये ग्रुप जो आपका पेड स्टूडेंट का ग्रुप है, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वहां पे हम कम्युनिकेशन कर सके स्टूडेंट के साथ, और साथ साथ ये कि अगर कोई किसी के पास जो ट्रेनर की तरफ से जो कुछ स्लाइड्स वगैरह शेयर होंगी, कुछ डाटा शेयर होगा, तो वो भी ग्रुप के अंदर शेयर हो सके। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि सब लोगों के क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं, वो लोग भी वो पार्टिसिपेंट भी हमारे साथी जो फिजिकली हमें ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने लाहौर के अंदर, और वो लोग भी जो ऑनलाइन में अभी तक हमारे साथ इंटरेक्ट हैं, उन सब के बेहाफ पे मैं हसन साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इट वाज वेरी इंसाइटफुल सेशन। और दूसरी तरफ मैं साथ साथ जाते हुए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। हसन साहब माशाल्लाह वेरी वेल क्वालिफाइड, उन्होंने अपनी प्रोफाइल उस टाइम मतलब जुबानी अम्मी आपको बता दी, उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की उस तरह से, लेकिन माशाल्लाह बाय प्रोफेशन ही इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज एडवोकेट हाई कोर्ट। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑलरेडी भी वो ऑनररी लेक्चर भी दे रहे हैं, ठीक है, और प्रायर टीचिंग का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, और वो चीजें आगे जाके आपको डिपिक्ट भी होंगी, आप देखेंगे भी जब वो प्रैक्टिकली आपको करवा रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आपको सीखने के हवाले से बताना चाह रहा था, कहना चाह रहा था, तो आपको ये बात ज़हन से सोचने की जरूरत है, ये बात ज़हन नशीन करने की जरूरत है कि चूंकि लर्निंग एक टू वे प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपके टीचर, आपके ट्रेनर से ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके माइंड के अंदर कोई चिप इंस्टॉल कर दें कि जिससे सारी चीजें जो एक्सपर्टीज हसन साहब के पास हैं वो आपके पास चली जाएं। ऐसा नहीं होगा।
इसमें यह है कि ऑफ कोर्स हमारा एक उसको मैकेनिज्म है उसकी एग्जीक्यूशन का, डिलीवरी का, कोर्स का, वो हम उसको फॉलो कर रहे होंगे और कोर्स उस तरह से डिलीवर हो रहा होगा। लेकिन आपका लर्निंग कर्व तभी इंप्रूव होगा जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे होंगे, जब आप इंटरेस्ट से क्लासेस लेंगे, जब आप क्लासेस की कंटिन्यूटी को बरकरार रखेंगे। और साथ साथ ये भी कि सिर्फ लाइव इंटरेक्टिव या फिजिकल क्लास लेना जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। रीजन बीइंग कि आप 1.5-पौने 2 घंटे का लेक्चर जो है वो उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। तो इसमें आप लोगों के पास चूंकि अपॉर्चुनिटी होगी, आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग साथ में मिल रही होगी, तो आप इस बात को भी आपने जो है ना मेक श्योर करना है कि जो आपके पास 5 दिन का गैप आ रहा होगा फ्रॉम वेडनेसडे टू संडे, आपने उसमें ये क्लासेस अपनी जो इस वीक की क्लासेस हुई हैं उसको आपने जरूर रिवाइज करके आना है, ताकि अगर आपके सामने कोई ऐसी प्रेपोजिशन आती है जिसके ऊपर अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्युइटी है कोई, और हर क्लास का आगाज चूंकि इसी बात से होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। दैट इज द राइट टाइम कि जब आप ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट करें, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, चाहे आप फिजिकल क्लास ले रहे हैं, आप उस टाइम जिन चीजों के ऊपर आपको क्लैरिटी नहीं है, आप ट्रेनर से पूछें, वो आपको गाइड करेंगे। सो इस माइंडसेट के साथ जब आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका लर्निंग कर्व जो है वो इम्प्रूव होगा और आप देखेंगे कि 4 महीने के बाद आप कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। विद दिस नोट आज की क्लास को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन हसन साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर दोज जिन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया और फिजिकल ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मंडे को हमारी क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा, तो मंडे को मुलाकात होगी। हसन साहब आप ऐड ऑन करना चाहेंगे सर? नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मिलते हैं।